अब हम अपने सिलेबस में और आगे बढ़ेंगे। कल हमने कौन कौन से चैप्टर्स पे बात करी थी? कल हमने बात करी थी सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के बाद हमारे 4 चैप्टर और ऐसे बचते हैं जो थोड़ी कम रेलेवेंस रखते हैं लेकिन समझने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब आपको हिस्ट्री हमें पढ़नी कैसे है उस पे थोड़ा बताते हैं। ये 4 चैप्टर की हमारी अप्रोच कैसी रहेगी। देखिए, ये जो 4 चैप्टर है इनकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में थोड़े कम बनते हैं। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बस समझने के लिए, ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए इनका, और जो आगे के चैप्टर हैं जिनमें बेस के क्वेश्चन यूज होंगे वो एक थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए। ठीक, तो मैं उसी हिसाब से इनकी स्पीड रखूंगा। हम तेज चलेंगे। मैं आपको इनके जो बेस है, ये जो चैप्टर है, इनका एक मर्म समझा दूंगा जिससे आप इसको समझ जाए। इस पे बहुत ज्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे फिर मेन चैप्टर्स शुरू होंगे उन पे हम थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। उसमें हम ज्यादा इंट्रिकेसीज में जाएंगे, जिसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं नेचर ऑफ सोर्सेस एंड हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। अब देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं। एक तो प्री हिस्ट्री क्या है, उसके सोर्सेस क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं, इनके फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो इन सब चीजों पे हम अपनी बेसिक बात करेंगे। अब बात करते हैं प्री हिस्ट्री एंड इट्स सोर्सेस। प्री हिस्ट्री कौन सा समय? प्री हिस्ट्री वो टाइम होता है जिस समय के हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं होते, यानी जो आदि मानव काल है जिसके हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है किसी भी प्रकार का। तो उस समय को हम प्री हिस्ट्री में गिनते हैं। और जब हम मेन चैप्टर अपने शुरू करेंगे तो इसमें प्री हिस्ट्री भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। प्री हिस्ट्री की क्या क्लासिफिकेशंस है, क्या पीरियड्स है, उनमें क्या टूल्स यूज होते थे, क्या चीजें थी, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि ये जो प्री हिस्ट्री है, अगर हमारे पास इसकी कोई रिटन एविडेंस नहीं है तो हम इसके प्रूफ कैसे मिलते हैं, हम इसके बारे में जानते समझते कैसे हैं? हम प्री हिस्ट्री के बारे में उस समय के मटेरियल रिमेन्स, यानी कि उस समय जो फॉसिल्स, आप सबको पता होगा, तो जो कुछ जानवर थे, जो कुछ इंसान थे जो उस समय रहे होंगे, उनके जो फॉसिल्स मिलते हैं, या फिर जो टूल्स यूज किया करते थे उनके जो हमें रिमेन्स मिलते हैं, या उस समय जो फ्लोरा थे, यानी जो पेड़ पौधे थे, उनके जो हमें कुछ रिमेन्स मिलते हैं, उनके साइंटिफिक एनालिसिस के बाद हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स हैं। हम उनकी डिटेल में, इंट्रिकेसीज में नहीं जाएंगे क्योंकि वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट नहीं है। एक कार्बन डेटिंग है जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से ये जो सारे टूल्स हैं ये हम मिलते हैं। अब बात आती है कि ये जो टूल्स ये हमें मिलते कैसे हैं? ये हमें मिलते हैं आर्कियोलॉजी से। आर्कियोलॉजी कौन सी फील्ड है हमारी? आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है? आर्कियोलॉजी कौन 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 जानता है आर्कियोलॉजी होती क्या है? आपने वो देखिए, एक मूवी थी द मम्मी नाम से, मम्मी नाम से एक मूवी थी ना, सबने देखी होगी, बच्चों ने टीवी में खूब आई है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं? उसमें वो लोग जो इजिप्ट में जो मम्मी की टूम थी उसे एक्सकवेट करते हैं, जिसके बाद फिर आगे तो खैर मनगढ़ंत कहानियां हैं। सिमिलरली जुरासिक पार्क में एक फॉसिल मिलता है एक्सकवेशन में। तो आर्कियोलॉजी क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जमीन को खोदते हैं, जैसा आपको यहाँ इस फोटो में दिख भी रहा होगा। वो लोग इस जमीन को खोदते हैं, वो लोग जमीन को खोदते हैं और जो उस समय के मटेरियल रिमेन्स थे, यानी इतिहास के, अब ये इतिहास में आपका मेडिएवल एरा भी आता है, एंशिएंट एरा भी आता है और प्री हिस्ट्री भी आता है। तो ये सारे जितने एराज हैं इन सबको खोदते हैं और इनके मटेरियल रिमेन्स को निकालते हैं। इसका पूरा बकायदा कोर्स होता है आर्कियोलॉजी का। बहुत ये एक्सटेंसिव और एग्जॉस्टिव प्रोसेस है। जितना आसान लगता है कि बस फावड़ा लिया, खोदना चालू किया, ऐसा नहीं होता आर्कियोलॉजी में। बहुत माइन्यूटली चीजें डिसाइड होती हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके आर्कियोलॉजी शुरू होती है। अब बात करते हैं इंडियन आर्कियोलॉजी की, कि इंडिया में आर्कियोलॉजी में कैसा रहा।
इंडिया में अगर आप आर्कियोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्री हिस्ट्री का हम मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी हम प्री हिस्ट्री का ही पार्ट मानते हैं। अब आप सोचेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो इंडस स्क्रिप्ट थी, तो अब वो इंडस स्क्रिप्ट को होते हुए भी जब हमारे पास उस समय के रिटन एविडेंस है तो क्यों प्री हिस्ट्री में आती है? वो प्री हिस्ट्री में इसलिए आती है क्योंकि जो हमारी इंडस स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर्ड नहीं है और इस वजह से उसे प्री हिस्ट्री में रखा जाता है। दो थोड़ी सी अजीब बात है कि डिसाइफर हम नहीं कर पाए और हमने उसे प्री हिस्ट्री में डाल दिया, बट देखा जाए तो अगर पूछा जाएगा कि वो किस में आता है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशिएंट हिस्ट्री में ना आते हुए प्री हिस्ट्री के पीरियड में आता है आपका। और इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल रीजन भी हैं लेकिन उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक, तो वो जो हमारा एरा है प्री हिस्ट्री का, तो हमारा आईबीसी जो है उस प्री हिस्ट्री में आता है। हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत यहाँ पे लोग मानते हैं वो कहां से मानते हैं? वो जनरली मानी जाती है आपके जो मगध एम्पायर, जो महाजनपद एम्पायर शुरू हुआ है, जो 16 महाजनपद के टाइम शुरू हुआ है, जो वैदिक सिविलाइजेशन हमारी शुरू हुई है उस वैदिक सिविलाइजेशन से, यानी द इनकमिंग ऑफ आर्यन से एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हमारी मानी जाती है। आर्यन से पहले का जितना भी इतिहास है उसे प्री हिस्ट्री में कंसीडर कर दिया जाता है, कहा जाता है कि कोई भी रिटन एविडेंस हमारा नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं आर्कियोलॉजी की। और आर्कियोलॉजी में इसी तरीके से इंडिया में बहुत एक्सकवेशन हुए, आईवीसी में बहुत एक्सकवेशन हुए, किसने किए क्या किए ये हम बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो एक्सकवेशन है ये होते किस तरीके के। हमने आर्कियोलॉजी की बात तो कर ली, अब एक्सकवेशन में भी हमारे दो तीन तरीके के कल्चर्स होते हैं। ठीक, इसमें आता है आपका एक सिंगल कल्चर माउंट, इसमें इमेज नहीं है, ये तो आपको इमेज भी दिखाते हैं उसकी। एक होता है हमारा सिंगल कल्चर माउंट, एक होता है मेजर कल्चर माउंट और एक होता है मल्टी कल्चर माउंट। अब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है माउंट क्या होता है। माउंट देखिए, जैसे जो जमीन है उस जमीन के ऊपर एक हल्का सा एक रेज्ड सरफेस होता है, उसे माउंड कहते हैं। तो ये माउंड जहां भी होते हैं जनरली पुराने समय की चीजें इनके नीचे ही मिलती हैं, या आप कह सकते हैं कि जहां भी इस तरीके के पुरानी चीजें अवशेष बच जाते हैं, ऐसा तो नहीं है हर जगह वो अवशेष है। आप सोचो कि मैं अपने घर के बरामदे में आज खोदना शुरू निकल जाए, कोई डिस्क्रिप्शन निकल जाए, तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ जगह वो होती है और जहां वो होती है वहां पे इस तरीके से माउंट जहां इस तरीके की कुछ बड़ी चीजें होती। ठीक, तो आर्कियोलॉजिस्ट इन माउंट्स को ढूंढते हैं और वहां पे एक्सकवेशन। तो पहला है सिंगल कल्चर माउंट, यानी जब आप खोदते हैं तो उसमें किसी पर्टिकुलर कल्चर की चीज निकलती है। एक कल्चर मतलब मान लीजिए कुछ डांस निकल गए, मान लीजिए एम्पायर का कुछ निकल गया, मान लीजिए किसी कल्चर का, आपके जो प्री हिस्ट्री के कुछ कल्चर है उनका निकल गया, जोरवे कल्चर का निकल गया, आहार कल्चर का, किसी एक कल्चर का। फिर आता है आपका मेजर कल्चर। मेजर कल्चर क्या होता है? जिसमें आपके मल्टीपल कल्चर्स होते हैं, यानी मान लीजिए डांस होता है और अलग अलग कल्चर होते हैं, एक कल्चर सबसे ज्यादा होते हैं। मान लीजिए 70% आपको कुशान्स मिल रहे हैं और बाकी के जो कल्चर्स हैं वो 10% 5% उसमें प्रेजेंट है। इसके बाद आता है मल्टी कल्चर, यानी जिसमें एक से ज्यादा कल्चर लेकिन सभी लगभग इक्वल अमाउंट में, यानी मान लीजिए 40% जो चांस है 40%। सबसे इम्पोर्टेंट चीज नीचे जाएंगे मान लीजिए आज वो मरा, वो नीचे जाएगा, फिर उसके 1000 साल बाद कोई और चीज़ है, मान लीजिए 3000 में एक जानवर टूटा, वो मरा, जमीन में दफन होता है या धीरे 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 नीचे सेटल हो रहा है। फिर आई 2000 BC में कोई जानवर है, वो मरा, वो धीरे धीरे सेटल होता गया। तो जितने पुराने समय की चीज होगी वो जमीन में उतनी गहराई में होगी। ठीक, तो वर्टिकल एक्सकवेशन में यही चीज हमारा मेन फोकस होती है कि हम पुराने से पुरानी
वर्टिकल एक्सकवेशन में क्या करते हैं, छोटा एरिया लेते हैं, उस छोटे एरिया में बहुत गहराई तक जाते हैं, इतनी गहराई तक चले जाते हैं कि बहुत पुराने समय 4000 BC 5000 BC उससे पहले तक ये समय मिल जाता है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हमें बहुत हमें नहीं मिल पाता, इससे बस हमें एक बेटर क्रोनोलॉजी मिल जाती है वर्टिकल की, हाँ, कि 3000 BC में ये था, 2000 में ये, 1000 में ये, 0 में ये। और वहीं आता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। हॉरिजॉन्टल में क्या लेते हैं, वो एक बड़ा एरिया चूज करते हैं लेकिन बहुत गहराई तक नहीं जाते। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट कर लिया, मान लीजिए कि 2000 BC तक जाना है, और उसी में ही बहुत बड़े एरिया में एक्सकवेशन करते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे हमें उस टाइम की एक बेटर इमेज मिलती है, ज्यादा मटेरियल मिलते हैं। मान लीजिए अलग अलग टाइप के हमें वहां सिक्के मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप की वहां हमें टूल्स मिल रहे हैं, तो इससे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की एक बेटर इमेज हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि महंगा बहुत है, हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन महंगी होती है, इसलिए इंडिया में हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन काफी कम होती है। जनरली हम वर्टिकल एक्सकवेशन ही करते हैं, इसलिए हम किसी भी टाइम का इंडिया में आप देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर टाइम की बहुत क्लियर इमेज हम जनरेट नहीं कर पाते। और ये जो हॉरिजॉन्टल माउंड है, इससे हमें कोई क्रोनोलॉजिकल क्लैरिटी भी नहीं होती, क्योंकि एक टाइम के बारे में ही हमें देता है। तो ये दो टाइप के आपके एक्सकवेशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन और वर्टिकल एक्सकवेशन। अब आर्कियोलॉजी में अगली चीज आती है डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग। वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं किसी भी चीज को डेट करने के, लेकिन जो एक मेजर, उन सब पे हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, तो कोई यूज नहीं है उन्हें पढ़ने का। बस एक जो मेजर हमारा पोर्शन आता है, जो सबसे फेमस भी है, आप सबने बचपन में नाम सुना भी होगा, रेडियो कार्बन डेटिंग। यहाँ 10th तक तो सबने साइंस पढ़ी ही होगी, एक ना एक बार तो रेडियो कार्बन डेटिंग सबने सुना ही होगा कि किस तरीके से होती है। अब रेडियो कार्बन डेटिंग में होता क्या है? रेडियो कार्बन डेटिंग में देखिए, हर बॉडी में कार्बन होता है, जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स है सब में कार्बन होता है, और ये जो कार्बन है ये डीके होता है। जैसे आपने सुना ना, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डीके होते रहते हैं, तो इसी तरीके से जो कार्बन है वो भी कंटिन्यूअसली डीके होता है। लेकिन जब कोई मनुष्य या कोई भी लिविंग थिंग जब तक जिंदा होती है, वो उस कार्बन को रिचार्ज करती रहती है। कैसे? थ्रू फूड, थ्रू ऑक्सीजन, थ्रू डिफरेंट मीडियम, उसमें वो रिचार्ज होता रहता है। मान लीजिए आपकी बॉडी में जितना कार्बन है वो डीके हो रहा है, लेकिन साथ साथ आप जो खाना खा रहे हैं उससे वो रिचार्ज भी हो रहा है, तो आपका जो एक कार्बन का लेवल है बॉडी का वो कम नहीं होता। बट जब कोई ऑब्जेक्ट मर जाता है, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट मर जाता है, उसके बाद ये रिचार्ज बंद हो जाता है। फिर ये रेडियो कार्बन जो कार्बन है वो रिचार्ज नहीं होता, फिर वो डीके होना शुरू होता है। और इसकी डीकेइंग स्पीड कितनी है? इसकी डीकेइंग स्पीड है आपकी 5568 ईयर्स ऑफ हाफ लाइफ, यानी कि 5500 साल में आपकी बॉडी में जितना कार्बन है वो आधा हो जाता है। मान लीजिए आज आपकी बॉडी में 10 किलो कार्बन है फॉर एग्जाम्पल, तो आज से 5500 साल बाद सिर्फ 5 किलो कार्बन बचेगा, और उसके बाद एक यूनिफॉर्म रेट में डीके होता है। यानी ऐसा नहीं है कि 5500 में 5 किलो चला गया तो फिर अगले 5500 में फिर से 5 किलो चला गया और जीरो हो गया, फिर उसका आधा होता है। यानी कि आप जो इमेज देखेंगे आपको दिख रही होगी, तो पहले 5500 में 50% गया, It is now 11:30 a.m. फिर उसके बाद अगले 5500 साल में उस बचे हुए 5 का आधा जाएगा, यानी कि 2.5। तो इस तरीके से एक यूनिफॉर्म रेट पे ये आपका डीके होता है, और इसी को कैलकुलेट करके जो साइंटिस्ट हैं वो एग्जैक्ट एज या एक अप्रोक्सीमेट एज उस चीज की निकाल लेते हैं कि ये चीज कितने साल पहले रही होगी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट उन्हें मिला, उन्हें उसकी पता है कि इतना कार्बन उसमें होना चाहिए, इतने आइसोटोप्स होने चाहिए, बट इतने परसेंट इसमें नहीं, तो उससे फिर वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि सीसैट के पेपर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है,
इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, ये बस समझाने की दृष्टि से है। और बस इसका एक ड्रॉबैक है रेडियो कार्बन डेटिंग का, कि इसमें 70,000 से ज्यादा साल पुरानी किसी चीज को आप रेडियो कार्बन डेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो फिर मटेरियल रिमेन होता है बहुत कम हो जाता है। और फिर और भी इसकी साइंटिफिक इंट्रिकेसीज हैं जिस पे हम अभी नहीं जाएंगे। हाँ, इसमें एक्चुअली देखो जो कार्बन आइसोटोप्स होते हैं वो सबके फिक्स होते हैं कि इतने कार्बन आइसोटोप्स आपके बॉडी होंगे। ये देखो फिर ये साइंस वाली चीज आ जाती है, इसलिए मैं इसकी इंट्रिकेसीज पे नहीं जा रहा, क्योंकि जो यूपीएससी में आएगा नहीं, और जो ह्यूमैनिटीज वाले हमारे बच्चे हैं वो माथा पकड़ के यहाँ बैठ जाएंगे इस तरह क्या आप समझाए जा रहे हैं, हमें तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा। ठीक, तो इसमें एक रेडियो का आइसोटोप जो होते हैं, कार्बन आइसोटोप्स किसी भी ऑब्जेक्ट के फिक्स होते हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट को पता होता है कि इतने आइसोटोप्स इसमें रहे होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी बॉडी में 40 किलो कार्बन है, वो पर्टिकुलर एक हिस्से से भी वो कैलकुलेट किया जा सकता है कि आपके कितने आइसोटोप्स रहे होंगे, उस कार्बन के क्या अमाउंट रहा होगा और उसमें कितना बचा है, तो उससे वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आगे की। अब जो आर्कियोलॉजी है, एक तो इसमें होता है आपका मेनली ये रेडियो कार्बन डेटिंग, लेकिन इसके इतर भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे डेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या रहा होगा, कितना पुराना रहा होगा, इसकी हम डेटिंग कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जो पॉलन एनालिसिस है वो एक बहुत मेजर मेथड रहता है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। और इसी एनालिसिस के बाद हमें पता लगता है कि कश्मीर में और राजस्थान में 7 से 6000 बीसी के दौरान भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था। देयर वाज अ नॉट द वेरी एडवांस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, येट अ बेसिक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस। और ये आर एस शर्मा की ही लाइन है। कई बच्चों के माथे ऐसे हो गए, सर ऐसे कैसे हो सकता है, एग्रीकल्चर तो बहुत बाद में आया। ये आर एस शर्मा में ही आपकी में लिखा है, एनसीईआरटी में ही है ये, कि 7000 से 6000 बीसी में आपका कश्मीर और राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था। ठीक, इसी साथ साथ आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेटल आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिनके एनालिसिस से आपको पता लगता है कि वो किस माइन से आए हैं, वो माइन कहाँ लोकेटेड थी। जिससे हमें जो कॉइन्स हैं, जैसे जब आप कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे तो जो कॉइन्स होते हैं वो किस मेटल से बने हैं और वो मेटल किस माइन से आया है, उससे हमें पता लगता है कि जो डायनेस्टी है वो किस माइन पे कैप्चर कर, किस माइन से वो लेती थी या किस किंगडम से वो ट्रेड करके लाती थी अपने मेटल को। तो सब बहुत सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को मिलाने के बाद हम एक छोटे से इन्फरेंस पे पहुंचते हैं। तो हिस्ट्री हमें जितनी सरल लगती है, एंशिएंट हिस्ट्री स्पेशली, उसकी खोज उतनी ही मुश्किल है। मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कंपैरेटिवली बहुत आसान है क्योंकि उनके रिटर्न रिकॉर्ड्स बहुत इजीली अवेलेबल है। मॉडर्न तो हम सबको पता ही है, मेडिएवल भी हमें जो उस समय लोग आए थे उन्होंने खूब लिखा है उस समय के बारे में, तो वो इजीली अवेलेबल है। लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत कम रिकॉर्ड्स है हमारे पास, जो है भी वो हमारे आपके लगभग लगभग मेजरली वो मॉडर्न एम्पायर के बाद से शुरू होते हैं। जब हमारे यहाँ पे कौन आया था, मेगास्थनीज ने जब लिखना शुरू किया था। इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखी है, पहली बुक हिस्ट्री मानी जाती है। तो उसके बाद से वो एक हिस्ट्री के राइटिंग का प्रचलन शुरू हुआ। उसके पहले के रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं, एक बहुत डिटेल्ड महाभारत एंड रामायण है, बट स्टिल वो उतने ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं है कि उससे पूरी पिक्चर कंस्ट्रक्ट की जाए इन चीजों कि कहाँ से माइंस आए, कॉइन्स कहाँ से आए, ये सब। तो वो फिर यहीं पे हमें आर्कियोलॉजी में हेल्प करती है। साथ साथ जो बहुत पुरानी हमारी कुछ चीजें होती हैं, जैसे आर्कियोलॉजी क्या है, वो कुछ थाउजेंड्स बीसी तक ही हेल्प करती है। उसके बाद का जो समय है, सॉरी जो उसके पहले का हमारा समय है, उसमें हमारी हेल्प क्या करती है, जियोलॉजी। तो उसमें फिर हम सॉइल का एनालिसिस, पेड़ पौधे, इन सब चीजों का एनालिसिस करके फिर हमें पूरे जो हमारे अर्थ की एक हिस्ट्री है वो हमें उस जियोलॉजी की स्टडी से पता लगता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंसिव, बहुत सारे फील्ड्स, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स के बाद हमें हमारी जो एक सिविलाइजेशनल
या फिर जो हमारी एक ह्यूमन रेस की हिस्ट्री है वो हमें पता लगती है। ठीक, अब बात करते हैं कि माउंट्स ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखिए इंडिया में दो टाइप की जगहें हैं। सबसे पहला है राजस्थान का एरिया, जो कि ड्राई एरिया है, बिल्कुल हॉट एंड ड्राई एरिया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ड्राई एरिया है यहाँ पे प्रिजर्वेशन बहुत आसान होता है क्योंकि मॉइस्चर कम है। मिट्टी में कोई भी चीज डीके कब करती है, जब वो मॉइस्चर पकड़ा जाता है। अगर उसे मॉइस्चर मिल जाता है तो वो डीके वहां पे शुरू हो जाता है। इसलिए जो राजस्थान वाला एरिया है ये बहुत ही ड्राई और एरिड लैंड है। इस वजह से जो आईवीसी के अवशेष है, क्योंकि आईवीसी इस राजस्थान वाली पूरी बेल्ट पे ही बनी हुई है आपकी, तो इसलिए उसकी अवशेष जो है, जो उसके मटेरियल रिमेन्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, वो इजीली अवेलेबल है। वहीं जो हमारा दूसरा एरिया आता है वो कौन सा है, गेंजेटिक प्लेन्स का। गेंजेटिक प्लेन्स में कैसा क्लाइमेट होता है, उसकी सॉइल कैसी है, मॉइस्ट सॉइल है। तो जैसे ही मॉइस्ट सॉइल मिलेगी कोई भी चीज डीके हो जाएगी। इसीलिए जो गेंजेटिक प्लेन्स हैं उसमें आयरन भी बहुत इजीली कोरोड हो जाती है। इसलिए हमें जो गेंजेटिक प्लेन्स के मटेरियल रिमेन्स हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अगर मान लीजिए जो गेंजेटिक प्लेन्स है, अगर 5000 साल या 5000 बीसी में यहाँ कुछ इस तरीके की चीजें रही होंगी तो मेजॉरिटी ऑफ देम कोरोड हो गई होगी। इसलिए हमें उस समय के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बहुत कम मिलते हैं इस एरिया के। राजस्थान में मिल गए और ये जो पूरी बेल्ट थी हमारी ड्राई लैंड की, इसमें हमें मिल गए आईवीसी के हैं, बट गेंजेटिक प्लेन्स के हमें नहीं मिले। सिमिलरली आप देखेंगे कि जो आपका बलूचिस्तान का एरिया है, तो बलूचिस्तान के एरिया में जो 6000 बीसी है वहां पे भी एक सिविलाइजेशन रहती है जो मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है। और यहीं पे आपकी वो बोलान वैली आती है। इसके बारे में हम जब और प्री हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब मेहरगढ़ सिविलाइजेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी फिर प्री हिस्ट्री में ही डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आते हैं द सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। हमारे हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन के सोर्सेस क्या है। जो हमारा हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री या जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के कुछ हमारे मेजर सोर्सेज हैं, जिसमें एक सोर्स है कॉइन्स का। ये जो हमारे कॉइन्स है इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। ये मार्क कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स जो आते हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपसे हो सकता है यूपीएससी पूछ ले व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड, और 4 ऑप्शन दे दिए, आर्कियोलॉजी, न्यूमिस्मैटिक्स, पैलियोग्राफी, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे दिए। तो इस टाइप के जैसे ही बच्चों आपको कोई भी वो मिलता है, फैक्ट मिलता है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट मिलता है, उसे तुरंत मार्क कर लिया करो। और आप लोगों ने पीवाईक्यू एनालिसिस किया इस हफ्ते, किस किस ने एक बार कमेंट्स में लिख के दिखाइए, सर हमने पीवाईक्यू एनालिसिस किया। किसी ने भी नहीं किया। गुड, काफी बच्चों ने किया है। अब जिन बच्चों ने एनालिसिस किया होगा उन्हें पता होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, किस किस टॉपिक से यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछता है। तब जब भी उस टाइप का वो टॉपिक जब भी आएगा या उस टाइप का फैक्ट आपके सामने आएगा, आपका दिमाग अपने आप एक्टिव हो जाएगा कि अरे यूपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसे मार्क कर लो। और यही नोट्स बनाने में भी काम करता है। आपके नोट्स में पूरी बुक थोड़ी लिखनी है, बुक तो है ही आपके पास। नोट्स में वो इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है जिससे रिवीजन हो सके एग्जाम से जस्ट पहले, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है जो यूपीएससी पूछ सकता है, पर्टिकुलर फैक्ट जो है
वो आपको एक जगह सारे मिल जाए। ठीक, तो इसलिए पी/क्यू एनालिसिस बहुत जरूरी है। और आपका हिस्ट्री में अप्रोच क्या होगा आगे के पूरे समय में, उस पे भी हम क्लास के बाद में, क्लास खत्म होने से 15 मिनट पहले उस पे भी हम चर्चा करेंगे कि हम जब हिस्ट्री अब जो पढ़ने वाले हैं ये हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। आप मुझसे कोई एक बच्चा मेरे को लगभग 50 पे बता दीजिएगा कि टाइम हो गया, तो 45 पे बता दीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, जिससे मैं डॉट 1 बजे ही खत्म कर सकूं और आपको वो चीज अप्रोच क्या रहेगा हमारा आगे का उस पर भी बातचीत कर सकें। क्योंकि 1 बजे के बाद फिर आपसे थोड़ी अलग बातचीत भी करेंगे रिगार्डिंग आपका अप्रोच कैसे रहेगा। देखिए, यही फायदा होता है ऑफलाइन आने का। ऑनलाइन वाले वो चीज मिस कर देंगे बेचारे। ठीक, तो बात करते हैं कॉइन्स की। कॉइन्स की जो स्टडी है उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। जो एंशिएंट इंडिया के कॉइन्स थे वो पेपर पे नहीं होते थे, जैसे आज तो हमारे नोट होते हैं, गांधी जी छपे होते हैं, अब्राहम लिंकन छपे रहते हैं यूएसए के नोट पे। उस समय मेटल के कॉइन्स होते थे और मेटल्स के कॉइन्स मार्क्ड होते थे। अलग अलग टाइप के कॉइन्स होते थे, डायस्ट्रक कॉइन, पंच मार्क कॉइन, अलग अलग टाइप के होते थे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक, यहाँ पे जो आपके कॉइन के मोल्ड्स हैं, यानी कॉइन्स, कोई भी मेटल कॉइन है कैसे बनेगा, मोल्ड होता है, मोल्ड में मोल्टन वो डाला जाता है मेटल, उसके बाद वो शेप लेता है, फिर उस मोल्ड को तोड़ के उस मेटल पीस को निकाल लिया जाता है। आप लोगों ने जनरली प्रोसेस देखा ही होगा कि किस तरीके से, जो बच्चे बचपन में हिस्ट्री टीवी, टीनेज टाइप के चैनल्स देखते थे, ऐसे बहुत सारे शोज आते थे उस पे, किंग्स ऑफ रेस्टोरेशन और ये और वो। तो इस तरीके से उस समय वो मिलते थे। और हमारे को इंडिया में बहुत सारे कॉइन मोल्ड्स मिले हैं जो कि बर्न्ट क्ले से बने हुए हैं। ठीक है, तो गुप्त काल और गुप्त काल से पहले के हमें बहुत कॉइन्स मिले हैं, लेकिन जो पोस्ट गुप्त पीरियड है उसमें हमें इस तरीके के मोल्ड बहुत कम मिलते हैं। और यही हमें, ये जो चीज है, यही हमारे को इंडियन जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसे समझने में हेल्प करेगी। ये हम जब पोस्ट गुप्त पीरियड पे जाएंगे तब और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, उस समय पे कोई भी बैंकिंग सिस्टम तो था नहीं, ना एसबीआई था, ना आरबीआई था, ना आपके उसके कोई डायरेक्टर थे, कुछ था नहीं ऐसा। तो उस समय भैया सिक्के कहाँ रखे जाए, ब्लैक मनी तो उस समय भी चलता था। अब स्विस बैंक था नहीं तो कहाँ छुपाया जाए वो पैसा। तो उस समय लोग वेसल्स में रखते थे, जैसा कि आप देखेंगे जो एरियाज, कुछ जो रिमोट एरियाज है, कई जगहों पे आज भी जो लेडीज होती हैं वो अपने जो पैसे हैं जो कमाते हैं उसे छुपा के रखती है। कैसे, चावल के डिब्बे के नीचे रखा है, एक डिब्बा बना लिया जिसमें पैसे रख दिए, उसके ऊपर कुछ और सामान रख दिया कि दिखे नहीं। तो ये प्रैक्टिस उस समय से चलती आ रही है। वेसल्स होते थे अलग अलग टाइप के, अर्दनवेयर वेसल्स होते थे या मेटल वेसल्स भी होते थे। उन वेसल्स में वो जो सिक्के होते थे उन्हें छुपा के रखा जाता था। और बहुत सारे ऐसे वेसल्स विच आर फिल्ड विद कॉइन्स हमें आज भी आर्कियोलॉजी में मिल जाते हैं। एक केस था, जो एक फार्मर था, वो अपने खेत में जब खुदाई कर रहा था तो वहां पे उसे एक वेसल मिला विच वाज फिल्ड विद कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स। तो इस टाइप के पूरे पूरे अर्दनवेयर वहां पे मिल जाते हैं। लेकिन वो अच्छा आदमी था, उसने सरकार को बता दिया, तो वहां पे और आर्कियोलॉजी आगे रही। तो लोग सोच रहे होंगे कि It is now 11:45 a.m. आज, लेकिन ऐसे नहीं होगा, सब खेतों में नहीं, वो तो उसकी किस्मत थी। बहुत कम जगहों पे ऐसा मिलता है और किस्मत से ही ऐसा मिलता है। ठीक, तो इस टाइप के कॉइन्स हमें मिलते हैं। और साथ ही साथ इंडिया में हमारी खुद की डायनेस्टीज के कॉइन्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में रोमन एम्पायर के भी कॉइन्स मिलते हैं। और मेजॉरिटी, बहुत सारा जो हमारे देश में जो सोना है वो रोम से ही आया था, क्योंकि बहुत मेजर ट्रेड था रोम से हमारा। इतना ट्रेड था कि एक पॉइंट पर रोम के जो फिलोसफर्स थे, जो वहां के मतलब इंटेलेक्चुअल थे,
उन्होंने उस ट्रेड को बंद कर दिया। क्या कह के कि ऑल ऑफ द रोम्स गोल्ड इज बीइंग ड्रेन्ड इनटू इंडिया। इतना ज्यादा हमारा ट्रेड हुआ करता था उनसे कि भैया हमारा तो सारा सोना इंडिया में खत्म हो चला जाएगा, इस ट्रेड को बंद करना पड़ेगा हमें, ये कह के बंद किया था। सच अ ग्रेट ट्रेडिंग कम्युनिटी विद, आज उल्टा हो रखा है। आज अकेले चाइना से ही 100 बिलियन का डेफिसिट पड़ा है हमारा। उस समय पे हम इतने बड़े एक्सपोर्टर थे, सोचो कि दूसरे नेशंस को बंद करना पड़ गया कि हमारा सारा पैसा यही लोग ले जाएंगे ट्रेड में। हमारा जनरली जो सबसे मेजर चीजें होती थी, एक तो स्पाइसेस होती थी, साथ में जो कपड़े होते थे, टेक्सटाइल्स वहां के लोगों को बहुत पसंद थे, बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत सुंदर वो होते थे। साथ ही साथ हमारी जो डिफरेंट टाइप के कुछ पॉटरीज है, कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, कुछ ज्वेलरी है, बहुत सारी चीजें हमारी ट्रेड होती थी। सबसे मेजर उसमें स्पाइस थी, क्योंकि वो स्पाइस वहां नहीं मिलती थी, यहाँ मिलती थी। और खाने में स्वाद, वो ऐड देखा है बचपन में जिसमें वो कहते हैं टेस्ट कहाँ है, तो खाने में टेस्ट स्पाइसेस की वजह से आता था। तो बड़े दीवाने थे वो स्पाइसेस के। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, और भी जब हमें भी आगे बढ़ेंगे इस पे और बहुत डिटेल में बात करेंगे, तब क्या क्या चीजें ट्रेड होती थी, कितना ट्रेड होता था, वो सब डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल हमें बस ये चैप्टर खत्म करना है कि हम अपने मेन पार्ट्स पे, ठीक है। अब यहाँ जो कॉइन्स है, ये जो हमारे कॉइन्स है, ये हमें सबसे मेजरली कहाँ मिलते हैं? अब ये जितने कॉइन्स हम एक्सकेवेट कर चुके हैं हमें म्यूजियम्स में मिलते हैं। कहाँ के म्यूजियम्स में? दिल्ली के, कोलकाता के, पटना के, अलग अलग जो हमारे म्यूजियम्स हैं वहां पे मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ कॉइन्स हमारे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान के म्यूजियम में मिलते हैं, क्योंकि वो उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो वो इंडिया का ही एक पार्ट थे, जो अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमसे अलग कर दिए। आप देखेंगे कि जितने मेजर नेशंस हैं, चाहे वो आपका श्रीलंका, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, सारे हमारे ब्रिटिश एरा में ही हमसे अलग हुए हैं। ब्रिटिश एरा से पहले कहीं ना कहीं इंडिया का ही पार्ट थे, उसके बाद ये हमसे अलग हुए हैं। तो यहाँ पे इसलिए बहुत सारी जो चीजें हैं वो आज भी एज इट इज मिलती है। आईबीसी का तो एक बहुत बड़ा पोर्शन पाकिस्तान में है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक बहुत बड़ा पोर्शन पाकिस्तान में लाई करता है उसका। तो इसी वजह से वहां पे वो लोग एक्सकवेशन करते नहीं। अब वो यकीन करते हैं पाकिस्तान वाले बस लड़ाई में, सारा जो पैसा है वो लगा देते हैं आर्म्स एंड एम्युनिशन में। आर्कियोलॉजी स्टडीज से उनका नाता होता नहीं कुछ भी। तो कोई फॉरेन वो चले गए रिसर्च ग्रुप, तो वो तो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन वो भी कितने जाएंगे। तो इसलिए आईबीसी के बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हमें पता ही नहीं। आज भी आप देखेंगे ना, तो जितना बड़ा एरिया है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आता था, उसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ हिस्सा ही हमने आज तक एक्सकवेट किया है। सिंगल डिजिट में है ये नंबर, जितना एरिया हमने एक्चुअली सही से एक्सकवेट किया है। उसमें से ही हमें इतने प्रूफ मिल जाते हैं। जो राखी गढ़ी का एक सैंपल मिलता है जो बताता है किस तरीके से कोई आर्यंस नहीं आए थे, कोई जेनेटिक डिसकंटिन्यूटी नहीं हुई। वहीं पे हमें सिन्हौली का वो रथ भी मिल जाता है, जो बताता है कि रथ उस समय पे भी हमारे पास एग्जिस्ट करते थे। हमारे कोई 1200 बीसी में, 1800 बीसी में आर्यंस रथ लेके नहीं आए, 2000 बीसी से पहले का वो रथ है। तो इतने से एरिया में इतने हमें सोचिए प्रूफ्स मिल गए। अगर सही से एक्सकवेशन हो जाए तो क्या क्या नहीं मिल सकता हमें। बहुत सारे ऐसे राज हैं जो जमीन में छुपे हुए हैं। हम इंडियंस कभी उसे फोकस ही नहीं करते उस एरिया में, क्योंकि मेरी कई सारे मेजर आर्कियोलॉजिस्ट से, जियोलॉजिस्ट से बात हुई है, तो मैंने पूछा आप लोग एक्सकवेट करते क्यों नहीं है? वो कहते सरकार फंड ही नहीं देती। अब मैं अपने पर्सनल, कोई आर्कियोलॉजिस्ट अपने पर्सनल पैसे से एक्सकवेशन नहीं कर सकता, बहुत महंगा प्रोसेस, करोड़ों रुपए लगते हैं, और ये वन डे प्रोसेस नहीं होता किसी जगह पे आर्कियोलॉजी का, करोड़ों रुपए लगते हैं। सरकार कोई इसलिए पूरे देश में इतना कम हमारा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होता है, क्योंकि हम इंडियंस फोकस ही नहीं करते उस जगहों पे। जो
एरिया, जो चीज हमें नैरेटिव दे रही है, आर्ग्यूमेंट्स दे रही है टू स्ट्रेंथन आवर सॉफ्ट पावर, वी आर नॉट फोकसिंग इन दैट फील्ड। तो ये हमारे ही ड्रॉबैक्स हैं जो हम अभी तक अपनी ही हिस्ट्री प्रूव नहीं कर पाए। चाइनीज ने देखिए बहुत स्ट्रांग हिस्ट्री अपनी प्रूव की। चाइना बहुत तेज है इसमें। चाइना का प्रेसिडेंट, जो उसका वो प्रीमियर है, वो बहुत ओपनली कहता है कि चाइनीज सिविलाइजेशन इज एटलीस्ट ऑफ 4000 BC। बहुत कॉन्फिडेंटली वो कहता है सभा में, क्योंकि उनके पास प्रूफ्स उन्होंने जनरेट किए हैं। हम लोग वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अभी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चाइना को पता है उसकी पावर। सोचिए, वो तो इकोनॉमिक पावर, उसे सॉफ्ट पावर खुद को घोषित करने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी वो इतना काम कर रहा है अपनी सॉफ्ट पावर पे। हमेशा खुद को एंशिएंट सिविलाइजेशन ही दिखाता है। समझदार है चाइना, हम लोग यहाँ मात खा जाते। बट एनीवेज, तो यहाँ पे ये जो कॉइन्स हैं ये हमें इनके इन जगहों पे मिलते हैं। इंडिया की इतनी सारी जगहों पे मिलते हैं, अलग अलग नेशंस में भी मिलते हैं। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश म्यूजियम्स हैं वहां पे, और ब्रिटेन के कई पर्सनल कलेक्शंस में भी मिलते हैं। कैसे? जब यहाँ पे कॉलोनियल रूल था तो इंडिया के बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं। अच्छा, एक आर्टिफैक्ट है जो हाल ही में इंडिया वापस आया, कौन बताएगा क्या वापस आया है? ब्रिटेन से एक बहुत बड़ा आर्टिफैक्ट है हमारा मिडिएवल इंडिया का, वो वापस आया है हाल फिलहाल में, बहुत चर्चा में था। करंट अफेयर्स, कम ऑन। ऑनलाइन बच्चों का आ गया आंसर। वाघनाग, शिवाजी ने जिसे पहन के किसे मारा था? किसे मारा था शिवाजी ने उससे? अफजल गुरु ने। अफजल खान को मारा था वो। सोचिए, शिवाजी के इतना इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट वो ब्रिटेन में पड़ा था इतने सालों से, उसके वहां के म्यूजियम में, वो फाइनली इंडिया अब जाके आया है। तो ऐसे बहुत सारे और भी हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, ये तो एक आर्टिफैक्ट है, बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो वहां पे रखे। और ऐसा नहीं वहां के म्यूजियम में ही रखे, वहां की ओपन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां ओपनली रखे। एक बार रश्मि सामंत जी से मेरी बात हो रही थी, तो रश्मि जी बता रहे थे, रश्मि सामंत जानते हैं आप सब, जो ऑक्सफोर्ड की जो स्टूडेंट यूनियन है उसकी प्रेसिडेंट बनी थी, बड़ी चर्चे में आई थी। तो रश्मि सामंत जी बता रहे थे कि उनके हॉल में एक बहुत पुराना ऐसी इंडिया का जो आर्टिफैक्ट है वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, उन्होंने कभी रियलाइज भी नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने इसलिए दिखाया था उस आर्टिफैक्ट को कि वो सिग्निफाई कर रहे थे, इंपॉर्टेंस दे रहे थे इंडियन हिस्ट्री को। दे वर शोइंग दैट टू शो दैट वी वंस रूल्ड इंडिया। तो ब्रिटिशर्स के माइंड से, स्पेशली जो पुरानी जनरेशन है ब्रिटिशर्स की, उनके माइंड से अभी भी वो एक कॉलोनियल हैंगओवर गया नहीं है। हो सकता है आज की जनरेशन फिर भी थोड़ी डिफरेंट है वहां की, वो नहीं इतना देखती। तो इनफैक्ट काफी जो वहां के लोग हैं, वो बच्चे, वो तो मानते भी हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स उन्होंने गलत किए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, लेकिन परसेंटेज कम है। हाँ, बहुत है, बहुत आर्टिफैक्ट्स है। मतलब सबसे बड़ा नाम तो उसमें कोहिनूर ही आता है। तो बहुत आर्टिफैक्ट्स है ऐसे। बट चलो, हो जाता हूँ हिस्ट्री की बात करते करते टाइम को। हाँ, तो अब ये जो आपके कॉइन्स हैं, ये कॉलोनियल एरा में ब्रिटिश म्यूजियम्स में भी गए और बहुत सारे प्राइवेट कलेक्शंस में भी गए। बहुत सारे जो प्राइवेट कलेक्टर्स होते हैं ना, जो आपने देखा होगा टीवी में, हिस्ट्री टीवी 18 देखता था कोई बच्चा, तो हिस्ट्री टीवी 18 में ऐसे बहुत सारे शोज आते थे जिसमें होते थे कलेक्टर्स कलेक्ट करते थे अलग अलग चीजें। कोई कॉइन्स कलेक्ट करता है, कोई उस समय के कुछ और चीजें कलेक्ट कर रहा है, कोई टॉयज कलेक्ट करता है।
कोई कार्स भी कलेक्ट करता है, जिस पे जितना पैसा हो, जैसे शौक वैसे कलेक्शन। तो वो इस टाइप जो उस समय के प्राइवेट कलेक्टर से बहुत सारे कॉइन्स उनके कलेक्शन में चले गए, जिनके बारे में आज हमें कुछ नहीं पता। तो ये प्राइवेट कलेक्शन है, कोई कैटलॉगिंग है नहीं उसकी। अब ये जो कॉइन्स इंडिया में है, ये कॉइन्स जो हमारे म्यूजियम्स में है वो सारे कैटलॉग्ड है। कैटलॉग किस तरीके से, आप अगर आपकी स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे जो इमेज है नीचे देखिए, कॉइन है, कॉइन की दोनों साइड भी दिखाते हैं, कॉइन कैसा, और वहां पे जो एग्जैक्ट वो कॉइन होता है वो भी रखते हैं, और उसके बारे में भी लिखते हैं। कि वो किस सेंचुरी का है, इसे क्या कहा जाता था, किस रूलर ने ये बनवाया, और ये कॉइन को हमने क्या कोड दिया है। तो इस तरीके से प्रॉपर कैटलॉगिंग पूरी यहाँ पे आपकी मिल जाती है आपको आज के जो कॉइन्स है। ठीक। और आप देखेंगे जो सबसे पुराने कॉइन्स थे, सबसे पुराने कॉइन्स पे आपको सिंबल्स मिलते थे। सिंबल्स एज इन, जैसे आप आईबीसी के टाइम पे जाएंगे तो वहां पे अलग अलग टाइप के जानवर, अलग अलग टाइप की चीजें मिलती थी। फिर धीरे 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 उसके बाद जब यहाँ पे सेंट्रल एशियंस का इन्वेजन शुरू हुआ, तो उसके बाद ये ट्रेंड चेंज होता है, और उसके बाद जो पॉइंट्स हैं उन पे राजाओं की फिगर्स मिलती हैं, डिवाइन फिगर्स हमें मिलनी शुरू होती हैं, और फिर ये ट्रेंड पूरे इंडिया में ही कंटिन्यू होता है। और गुप्त काल में भी यही ट्रेंड आपको मिलेगा। जो समुद्रगुप्त के कॉइन्स है तो उनपे समुद्रगुप्त की खुद की फोटोज, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स है गुप्त काल के, तो वो सब हमें मिलते हैं। उससे पहले ये नहीं था। और ये कैसे आता है, यहाँ पे फिर एक डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप आ जाती है जो सेंट्रल एशियंस अपने साथ लेके आए थे। ये फिर हम तभी बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक। अब इन कॉइन से हमें मिलता क्या है, ये जो कॉइन्स है, इन कॉइन से हमें उस समय का क्या इकोनॉमी थी, कैसी सोसाइटी थी, मेथड्स ऑफ एक्सचेंज क्या थे, किस राज्य का, किस एम्पायर का, किस एम्पायर से ट्रेड हुआ करता था, किस एम्पायर ने किस एम्पायर के ऊपर कैप्चर किया, क्योंकि जब भी एक एम्पायर दूसरे पे कैप्चर करता था तो उसके कॉइन को रिमार्क कर देता था, यानी अपनी मोहर उस पर लगा देता था, रीस्ट्रक कर देता था। स्ट्रक समझते ना, जैसे सील होती है तो उस पर थप्पा सा लगा दिया, तो अपने जो चिन्ह है वो लगा देता था। तो उससे भी हमें पता लगता है कि किस एम्पायर ने किस एम्पायर के ऊपर कैप्चर किया। साथ ही साथ उस एम्पायर की कितनी रिचनेस थी, यानी वो गोल्ड कॉइन यूज करता है, वो ब्रास के कॉइन यूज करता है, सिल्वर के कॉइन्स यूज करता है, कितनी उनकी प्योरिटी थी, कितनी लेस प्योरिटी थी, इससे हमें उस एम्पायर की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी पता लगता था। उसके एरिया ऑफ सर्कुलेशन से हमें उस एम्पायर का एक्सटेंड पता लगता था, कि जहां जहां हमें कॉइन्स मिलते हैं कि इस एम्पायर का बाउंड्रीज यहाँ तक है, और उस बाउंड्रीज के बियॉन्ड जो एक ट्रेड है, जो एक इन्फ्लुएंस है, वो यहाँ तक आता है। तो ये भी हमें इन कॉइन्स के एनालिसिस के बाद पता लगता है। ये उन सभी एम्पायर्स का एक ज्योग्राफिकल रिकंस्ट्रक्शन जो है, जो मैप पे हम एक उनका देखते हैं एरिया जो है, बाउंड्री जो है, उस बाउंड्रीज की रिकंस्ट्रक्शन में हमें बहुत हेल्प करता है। और एक इंटर स्टेट रिलेशन जो सब एम्पायर्स के बीच होता था, वो रिलेशनशिप भी हमें यहाँ पे ये बताने में हेल्प करता है। तो कॉइन्स भी यूज होते थे, और साथ साथ हमारी वहां पे कुछ और चीजें भी यूज होती थी। जो बार्टर सिस्टम हम देखते हैं, तो बार्टर सिस्टम में बाकी चीज, और इसमें एक जो बहुत प्रोमिनेंट चीज है वो काउरीज जो होती है, जो आपने देखी होंगी, तो उस टाइप की जो काउरीज होती हैं वो भी यूज होती थी, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत कम होती थी। वो जनरली जो लोअर लोअर एज इन जो कॉमन लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, वो आपस में अगर कुछ ऐसे ट्रेड करते थे तो वो उनके एक्सचेंज से कर लेते थे। आज भी बहुत कुछ ऐसी जगहें हैं जो बहुत रिमोट एरियाज हैं, जहाँ पे अगर एक लोकल को करना होता है तो वो लोकल ट्रेड वो कुछ छोटी छोटी चीजें एक्सचेंज करके ही कर लेते हैं, कई बार पैसे का यूज नहीं It होता। is now 12 p.m. ठीक। o'clock. अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी है उसे क्या कहते हैं, एपिग्राफी। और जो पुराने रिकॉर्ड्स, आप समझ रहे, जो पुराने आपके ये रिकॉर्ड्स हैं उन सबकी स्टडी इसमें की जाती है। तो अब यहाँ पे दो चीज आती है, एक आती है आपके पुराने रिकॉर्ड्स, उसे क्या कहते हैं, एपिग्राफी। और एक आती,
तो अब यहाँ पे जो आपकी अगली चीज आती है, एक तो है आपका यहाँ पे जो ओल्ड इंस्क्रिप्शन है उसकी स्टडी को कहा जाता है एपिग्राफी, और वहीं पे जो दूसरी चीज आती है आपकी वो आती है आपकी उन पे जो ओल्ड राइटिंग्स मिलती हैं यानी कि पैलियोग्राफी। तो अब यहाँ पे जो एपिग्राफी, ये दो टर्म्स हैं, ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं, तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि इनमें एपिग्राफी और पैलियोग्राफी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। और यहाँ पे जो आपकी ओल्ड राइटिंग्स है उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी। ठीक, अब बात आती है ये इंस्क्रिप्शन हमें मिलते कहाँ हैं? ये आप देखेंगे तो बहुत सारे जो आपके दीवारें होती हैं, बहुत सारी, एक तो सील्स पे मिलते हैं, उस समय के बहुत सारे आपको स्टोन टैबलेट्स इस टाइप के मिलते हैं। एक रोजेटा स्टोन नाम का एक बहुत फेमस टैबलेट है अगर आपको पता हो, और उसके साथ बहुत सारी कॉपर प्लेट्स मिलती हैं। अलग अलग जगहों पे ये इंस्क्रिप्शन आपको मिलते हैं। पिरामिड्स में जाएंगे, इजिप्ट में देखेंगे पिरामिड में दीवारों पे बहुत सारे उनके हेलियोग्राफ्स लिखे रहते हैं, तो वो सारे हमारे इंस्क्रिप्शन की तरह काम करते हैं, जिनके थ्रू हमें, या फिर जो एक बहुत टीवी में प्रचलित होती हैं कि किसी एंशिएंट मोनेस्ट्री में गए और उस एंशिएंट मोनेस्ट्री में जाके ऐसे स्क्रोल निकाला 2000 साल पुराना, उसमें से कुछ जादुई मंत्र निकलेगा जो करेगा। तो टीवी ने हमारी इमेजिनेशन को बहुत वाइल्ड बना दिया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं कि कोई मोनेस्ट्री में आप जाएंगे वहाँ 3000 साल पुराना स्क्रोल निकालेंगे, उसमें कुछ जादुई रहस्य लिखे होंगे किसी राक्षस के, भगवान के। तो इस टाइप के हमें इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं। साथ ही साथ जो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलन में था वो था स्टोन एनग्रेविंग्स। साउथ इंडिया में आज भी वो स्टोन एनग्रेविंग्स ही चलती हैं, क्योंकि देखिए इंडिया में जो नॉर्थ का कल्चर है उसमें एक मेजर शिफ्ट आता है बिकॉज ऑफ इन्वेजन्स। क्योंकि जो इन्वेजन्स, चाहे वो सेंट्रल एशियंस के रहे हों या फिर आपके वेस्ट एशिया से जो लोग आए थे, अरब से जो लोग आए थे उनके रहे हों, तो वो जनरली आपके नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक आके रुक गए थे, वो सदर्न इंडिया में नहीं गए थे। ठीक, तो अब इसलिए जो सदर्न इंडिया का कल्चर है वो ऐसा ही इंटैक्ट रहा। आप देखेंगे वहां के जो मंदिर है उनका जो कंस्ट्रक्शन है, साउथ इंडिया के मंदिरों का जो कंस्ट्रक्शन है वो खुद में ही एक मार्वल है। और कभी हमें समय मिला तो जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे कि उनका जो आर्किटेक्चर है इट ऑलमोस्ट सीम्स इम्पॉसिबल कि वो बना कैसे होगा। जैसे बृहदेश्वर का मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है लेकिन उसका कोई बेस या कोई फाउंडेशन नहीं। एलोरा में कैलाश मंदिर है जो कि एक सिंगल स्टोन से बना है, वो भी ग्रेनाइट के पत्थर से, वो भी रॉक कट इन टेक्नोलॉजी। जनरली जो ऐसी जो चीजें होती है रॉक कटआउट से उससे बनती है, वो कट इन से बना। पूरे पत्थर में वो कार्व बाहर से करते चले गए और उसी एक सिंगल स्टोन से पूरा मंदिर कंस्ट्रक्ट करते, वो ग्रेनाइट का। ऐसा नहीं है वो हल्का, वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टोन्स में वो आता है। तो कैसे किया, क्या टूल्स यूज किए, वो लोग भी नहीं जानते। और सबसे खास बात कि उसका कोई मलबा आसपास नहीं मिलता। अब आप मंदिर पत्थर तोड़ोगे, उससे कुछ कंस्ट्रक्ट करोगे तो मलबा होगा। अब मलबा आपके उसके आसपास ही होना चाहिए, लेकिन उसके 200, 300, 400 किलोमीटर तक भी उसका मलबा नहीं मिलता। तो मलबा कहाँ गया इतना सारा? कोई भी व्यक्ति इतना बेवकूफ तो होगा नहीं कि इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट मलबे को वहां से हटाने में खर्च करे, कहीं आसपास डंप करवा देगा। तो वो बहुत बड़ा एक इसका रहस्य है, इतिहास है मंदिरों का ही हमारे। तो उसका एक खांबा भी ऊपर, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे हमारे मंदिर हैं, बहुत यूनिक है। मदुराई का जो मंदिर है जिसमें वो 7 म्यूजिकल पिलर्स है, तो बहुत यूनिक कंस्ट्रक्शन है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कभी हम जरूर इन पे बातचीत करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी हमें आगे बढ़ना है। तो वहां पे क्या है, आप देखेंगे कि स्टोन पे एनग्रेविंग करते हैं वो लोग। कोई उन्हें चीज लिखनी होती है तो स्टोन पे ही वो लिखते हैं। तो ये एक स्टोन एनग्रेव्ड जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें साउथ इंडिया में स्पेशली आपके देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे जो इंडिया की अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपके प्राकृत में मिलते हैं, जो 3rd सेंचुरी BC को बिलोंग करते हैं।
उसके बाद उस समय के आपके पाली के इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं कुछ, बट जो सबसे ज्यादा एक वाइड स्प्रेड थी हमारी वो प्राकृत थी, जो कि किसके समय पे बहुत ज्यादा इंस्क्रिप्शन उसके मिलते हैं हमें, अशोक के। अशोक ने बहुत इंस्क्रिप्शन लिखवाए जिन्हें आपको याद भी करना होगा, जो उसके एडिक्ट्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, अशोकन रॉक एडिक्ट्स और ये पिलर एडिक्ट्स आपको याद भी करने पड़ेंगे किसी एडिक्ट में क्या लिखा है। तो उस समय पे बहुत ज्यादा, और जो सबसे पुराना एक इंस्क्रिप्शन मिलता है वो हमें किरान का इंस्क्रिप्शन मिलता है, जो आपका 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड फॉर्म करता है, जो कि क्विनेफॉर्म स्क्रिप्ट, जो उनकी वो थी स्क्रिप्ट, उसमें लिखा गया। क्विनेफॉर्म स्क्रिप्ट का एग्जांपल यहाँ पे है नहीं शायद हमारे स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्विनेफॉर्म स्क्रिप्ट में वो ईरानी इंस्क्रिप्शन लिखा गया। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, तो जो सबसे मेजर आपके इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, जो मैसूर के चीफ एपिग्राफिस्ट है उनके ऑफिस में सबसे ज्यादा ये इंस्क्रिप्शन आपको वहां पे मिलते हैं। और इन इंस्क्रिप्शंस को एक पूरी सीरीज में पब्लिश किया गया है जिसका नाम है कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। नाम आ सकता है ये, हार्ड नाम नहीं है। कॉर्पस मतलब कलेक्शन है, इंस्क्रिप्शनम मतलब इंस्क्रिप्शन है, और इंडिकेरम मतलब ऑफ इंडिया है। लैटिन है ये वर्ड, लेकिन आप इसे डिसाइफर अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, द कलेक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिया, जो मैं इसे लूजली ट्रांसलेट कर पाया ऐसे पढ़कर। ऐसे एग्जैक्ट कुछ और भी हो सकता है, बट आप इसे याद रख पाएंगे इसे, ठीक। यहाँ पे आपको ये सारे जो मॉडर्न काल से आपके गुप्त काल तक के जितने आपके मेजर इंस्क्रिप्शन है उनके बारे में इसमें एक कैटलॉग किया गया है, इन सब के बारे में से बताया गया है, जो कि आपकी ये कॉलोनियल एरा में ये बुक्स यहाँ पे स्टार्ट हुई थी आपकी। इसके बाद आप देखेंगे साउथ इंडिया के जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे लगभग लगभग अभी भी 50,000 से ज्यादा ऐसे इंस्क्रिप्शन है जो अभी तक पब्लिश ही नहीं हुए हैं, कैटलॉग ही नहीं हुए हैं, जिनमें अभी रिसर्च हुई ही नहीं है। तो इतना बड़ा इतिहास अभी भी हमारा छुपा हुआ है। एक गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है नमामि नाम से, नमामि गंगा नहीं, अभी नमामि गंगे से कंफ्यूज मत करिएगा, नमामि नाम से ही एक प्रोजेक्ट है जिसमें जितने इंस्क्रिप्शन है उसे पब्लिश करने की बात की गई है, ऑनलाइन पब्लिशिंग उसे की जाएगी, जिसमें से शायद 1 करोड़ पेजेस पब्लिश वो कर चुके हैं और उतने ही बाकी हैं। तो इतने इंस्क्रिप्शन तो हम ढूंढ चुके हैं। तो बहुत सारी ऐसी नॉलेज है, बहुत सारा ऐसा इतिहास है जो अभी हमने खोजना ही नहीं चाहा। फिर हम सोचते हैं कि हमें इतिहास नहीं पता, पता कैसे होगा, काम ही नहीं किया कभी। अब पीएचडी में कोई जाएगा रिसर्च करने, आसान सा टॉपिक उठा लेगा अपना, उस आसान से टॉपिक पे क्या, तो जनरली अब तो लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे बड़ी रिसर्च करते हैं, एंशिएंट पे लोग करना नहीं चाहते। अच्छा करते भी हैं तो उसमें एक आसान से टॉपिक उठा लेंगे जिसमें कुछ अलग अलग 10-12 बुक्स का सोर्स लेके अपनी वो रिसर्च कर सके पूरी, यहीं पे हमारी रिसर्च खत्म हो जाती है। क्योंकि इंडिया में रिसर्च कैसे होती है, उसकी क्या सही तरीके है, इस पे ज्यादा बात ही नहीं होती। आप अगर बाहर जाएंगे वहां पे जो कॉलेज के असाइनमेंट्स, आज हम लोग कैसे करते हैं कॉलेज के असाइनमेंट्स, असाइनमेंट से एक रात पहले एक दोस्त ने असाइनमेंट कर लिया, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो गया, सबने उसे टेप के दे दिया। बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर हर असाइनमेंट का फ्लैग चेक होता है। आप अपना असाइनमेंट तक कॉपी नहीं कर सकते अगले सेमेस्टर में। अगर आपने अपना असाइनमेंट ही कॉपी कर लिया अगले उसमें, तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। और प्लेगरिज्म की बहुत बड़ी सजा होती है वहां बाहर की यूनिवर्सिटीज में, इसलिए वहां वो लोग रिसर्च में इतने आगे निकल जाते हैं। क्यों, हम लोग सिर्फ कॉपी करना देख जानते हैं आज के रिसर्चर्स, इंडिया के जो आज के रिसर्चर्स, पहले नहीं था। पहले वी वर द वर्ल्ड लीडर ऑफ रिसर्च, जो नालंदा का समय था हमारा, इसलिए लोग देश दुनिया भर से पढ़ने आते थे।
और अगर इंडिया को फिर से खुद को रीस्टैब्लिश करना है तो वो रिसर्च वाला जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, चाहे वो हिस्ट्री की रिसर्च हो, चाहे इकोनॉमिक्स की रिसर्चेज हो, चाहे पॉलिटिकल साइंसेस की रिसर्चेज हो, साइंटिफिक रिसर्चेज हो। स्पेशली साइंटिफिक रिसर्चेज भी हम लोग नहीं करते हैं ढंग से, उसमें भी कॉपी मार देते हैं, बताओ। तो इसलिए हम अपग्रेड नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है हम बच्चों में यहाँ की कैलिबर नहीं है, सरकार भी ज्यादा सपोर्ट करती नहीं। इंडियंस में कैलिबर बहुत है, विदेशियों को पता है इसलिए उठा उठा के ले जाती है। ये जो आगे पढ़ेंगे ब्रेन ड्रेन की थ्योरी आएगी, जब मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे तब उस पर बात करेंगे। तो आज भी उतना ही प्रोमिनेंटली वो होता है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं जो आज भी पब्लिश नहीं हुए हैं। जो हड़प्पन इंस्क्रिप्शन है, हड़प्पन इंस्क्रिप्शन आज भी अनडिसाइफर्ड है और ये एक पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट है, यानी इसमें वर्ड्स नहीं है, इसमें पिक्चर्स के थ्रू लिखा जाता है। जैसा आपके इजिप्ट के हायरोग्राफिक्स होते हैं, हायरोग्लिफ्स हैं, तो उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग पिक्चर्स के थ्रू ये स्क्रिप्ट में लिखा जाता है रादर देन वर्ड्स। इसी तरीके से जो आपकी अशोक की ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। लेफ्ट टू राइट मतलब जैसे हम हिंदी इंग्लिश लिखते हैं। और वहीं जो खरोष्टी लिपि थी, खरोष्टी लिपि आपकी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है आपकी। उर्दू राइट टू लेफ्ट चलती है, तुम लोगों को नहीं पता, उल्टे उल्टी लिखी जाती है वो। तो आपकी जो खरोष्टी लिपि है तो उस तरीके से लिखी जाती है। बाकी इसके बारे में हम अशोक के समय जब पढ़ेंगे तब डिटेल में बातचीत करेंगे। अब आते हैं लिटरेरी सोर्सेज। तो जो हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं, अब हमारे दो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गए It is points, now 12:15 p.m. descriptions। अब तीसरे आते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज बहुत बड़ा एविडेंस है, और जल्दी से खत्म करते हैं। आईबीसी के मिलते हैं जो 2500 से 3000 बीसी के हमें मिलते हैं। ठीक, बाकी जो हमारी जो डिसाइफर्ड मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो हमारी लगभग आपकी 4th सेंचुरी बीसी की, 3rd सेंचुरी बीसी की हमारी डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि ब्राह्मी में या खरोष्टी में लिखी गई थी। उसके पहले रारियंस होती। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी हमें संस्कृत टेक्स्ट मिलते हैं, तो वो जो संस्कृत टेक्स्ट है यूं तो वो पूरे देश में मिलते हैं, लेकिन उनमें जो जनरल ज्योग्राफी है, जिस एरिया के बारे में वो लिखते हैं, वो नॉर्थ इंडिया के बारे में ही मिलता है। साउथ इंडिया के बारे में हमें संस्कृत टेक्स्ट में कम मिलता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में विंध्या रेंजेस पड़ती थी और उन्हें पार करना बहुत आसान नहीं था, इसलिए जो एक इंटर कनेक्शन था बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया वो थोड़ा कम था। तो जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री है वो हमें उसकी संगम लिटरेचर में मिलती है, तमिल जो लिटरेचर है उसमें हमें मिलती है। और नॉर्थ इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ हिस्ट्री है वो आपके जो संस्कृत टेक्स्ट है उनमें हमें मिलती है। इसके बाद ये जो टेक्स्ट है ये उस समय की जो सोशल कंडीशन थी, चाहे वो वेद हो, हमारे रामायण है, महाभारत है, यहाँ पे ये आपको उस समय के अलग अलग क्या सोशल कस्टम्स रहे। क्योंकि अगर कोई भी हमें चीज मिलती है, कोई लॉ भी मिलता है, तो उससे हमें उस समय के सोशल कस्टम्स के बारे में जानने को, समझने को मिलता है कि उस समय की सोसाइटी कैसी, लॉ कैसा। जैसे हमने पिछली बार बात करी कि रामायण में उस समय की इकोनॉमी के बारे में था, उस समय की ब्यूरोक्रेसी के बारे में था कि ब्यूरोक्रेट सेलेक्ट कैसे हैं, ब्यूरोक्रेट के फीचर्स क्या होने चाहिए, और किस किस फील्ड के ब्यूरोक्रेट्स की बात हुई थी। माइंस तक की उसमें बात है कि जो खनन होता है, जो माइनिंग होती है, उसमें जो आपका हेड होगा वो किस टाइप का होना चाहिए, उस पर कैसे नजर रखी जाए। एस्पियोनाज सिस्टम पे बहुत डिटेल में बातचीत होती है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट पे। एस्पियोनाज सिस्टम समझते हैं? गुप्तचर व्यवस्था, आपकी रॉ और आईबी की जो व्यवस्थाएं हैं, तो उसके बारे में भी बहुत डिटेल में चर्चा है हमारी। गुप्तचर व्यवस्था को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव बनाया था चाणक्य ने। चाणक्य की खुद की एस्पियोनाज सिस्टम था। एक तो जो जो स्टेट का था वो तो था ही था, जो चंद्रगुप्त को भी रिपोर्ट करता था, उसका एक अलग एस्पियोनाज सिस्टम चलता था। चंद्रगुप्त को रिपोर्ट नहीं करता था, सिर्फ चाणक्य को रिपोर्ट करता था।
तो जब चाणक्य रिटायर होके चले गए थे जंगलों में अपनी साधना करने, तब भी उन्हें ग्रीक एम्पायर, जो बैक्ट्रियन एम्पायर है, जो बॉर्डर है, उस पे क्या चल रहा है वो चंद्रगुप्त से पहले पता होता था। तो इतना एडवांस उनका सिस्टम था वो। तो वो एक पर्सनालिटी अलग ही थी चाणक्य, इसलिए आज भी उन्हें इतना ज्यादा प्रेज किया जाता है। और कोई स्ट्रैटेजिस्ट होता है तो उसे यही कहा जाता है चाणक्य ऑफ द मॉडर्न एरा। तो कुछ तो यूनिक था उनमें, जो सीखने वाली चीज है, जो हमें सीखनी भी चाहिए। कैसे इतने सब्जेक्ट्स का इतना बृहद ज्ञान, एडमिनिस्ट्रेशन को सब संभालना, पूरा एक एम्पायर, वन ऑफ द नहीं, सबसे मेजर एम्पायर, मगध एम्पायर को पलट दिया उन्होंने, और वो भी बिना किसी उसके हेल्प के। एक छोटे से गरीब लड़के को उठाया, उसे ट्रेन किया और उसे उसके थ्रू पलटवा दिया। तो अमेजिंग पर्सनालिटी। तो ये जो लिटरेचर है ये हमें उस समय के बहुत सारी जो चीजें हैं उनके बारे में बताते हैं, स्पेशली जो उस समय की फिलॉसफीज थी, जो हमें उपनिषद में मिलती हैं, जो हमें अलग अलग टेक्स्ट में मिलती हैं, गीता है, कुछ भी है। तो वो जो फिलॉसफीज है, वो फिलॉसफीज हमें उस समय के सोसाइटी, उस समय के सोसाइटी के माइंडसेट के बारे में बताती हैं कि उस समय किस टाइप का माइंडसेट प्रेवलेंट था। जो लॉ बुक्स हैं, जो स्मृति होती है, जैसे जो मनुस्मृति है, यज्ञवाल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, ये सारी जो स्मृति है ये उस समय की सोसाइटी के बारे में हमें एक बहुत बृहद जानकारी देती है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आता है आपका जो कुछ मेजर लिटरेरी सोर्सेज हमारे हैं, वो क्या है? सबसे पहले आपका वेदांग। वेदांग मतलब वेद के अंग। 6 वेदांग है आपके: फोनेटिक्स यानी शिक्षा, रिचुअल यानी कल्प, ग्रामर यानी व्याकरण, एटिमोलॉजी यानी कि क्या होता है, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, एटिमोलॉजी यानी निरुक्त, मैट्रिक्स यानी छंद, और एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग हैं जो आपको याद होने चाहिए। हो सकता है ये 6 वेदांग आपसे पूछ लिए जाए, मैच द फॉलोइंग आ जाए, एक तरफ हिंदी में लिखा है, एक तरफ इंग्लिश में लिखा है, या किसी पर्टिकुलर एक का भी आ जाए। तो ये 6 वेदांग आपको पता होने चाहिए। या फिर हो सकता है पूछ लिया जाए विच वन नॉट, इसमें से कौन सा गलत है, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक, इसके बाद जो 2 हमारे सबसे मेजर एपिक्स रहे, एक तो महाभारत। महाभारत इनिशियली 8,800 वर्सेस की थी और इसका नाम था जया, हाँ जय संहिता। फिर वो जय संहिता जो है वो, उसमें कुछ चीजें और ऐड होती हैं और वो 8,800 वर्ष की जय संहिता 24,000 वर्सेस की बन जाती है, जिसका नाम होता है भारत। फिर उस भारत को फिर से कुछ उसमें चीजें ऐड होती है और वो आपकी 1,00,000 वर्सेस की बन जाती है, और इसका नाम क्या होता है? महाभारत। और इसे इसलिए आप देखेंगे कितने वर्ष हो गए इसमें, 1,00,000, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शत सहस्री। शत यानी 100 और सहस्र मतलब 1000 यानी 100,000, यानी कि 1,00,000। तो ये नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक, इसके बाद सिमिलरली रामायण है। रामायण में आपके 6,000 वर्सेज हैं, 6,000 वर्सेज से 12 की हुई, 12 से 24 की हुई। इसके बाद आपके श्रोत सूत्र है। श्रोत सूत्र क्या बताते हैं? जो कि ग्रैंड पब्लिक सैक्रिफाइसेस होते थे, जो कि राजा करते थे, या जो राजकुमार होते थे, या फिर जो बहुत हाई लेवल के जो ऑफिशियल्स होते थे, मान लीजिए सेनापति है, कुछ इस टाइप के लोग हैं, वो जो करते थे वो श्रौत सूत्र में आते थे। फिर आते हैं गृह सूत्र। गृह सूत्र में क्या आते हैं? जो डोमेस्टिक रिचुअल्स होते थे, जैसे नामकरण है, इस टाइप के जो गृह, जो घरेलू रिचुअल्स है, डोमेस्टिक रिचुअल्स थे, वो सारे आपके गृह सूत्र में आते थे। इसके बाद सुल्ब सूत्र है। सुल्ब सूत्र क्या है? सुल्ब का मतलब होता है रस्सी। रस्सी तो इसमें यूज होती थी मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट किसका होता था? यज्ञ वेदी का। जो यज्ञ वेदी होती थी बहुत ही स्पेसिफाइड होती थी कि इस डायमेंशन की ईंटें होंगी, डायमेंशन दिए जाते थे, उनका रेशियो दिया जाता था ईंटों का, और फिर उन ईंटों से किस पर्टिकुलर टाइप की ईंट से किस पर्टिकुलर टाइप के यज्ञ वेदी बनेगी, जिसमें हम यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ वेदी, तो वो तक डिफाइंड था हमारा।
और वो जो पूरा मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन है वो हमें शुल्ब सूत्र में मिलता है। मेजरली चार हमारे बहुत फेमस हैं, ये जो चारों सूत्र हैं चार ऋषियों के बहुत फेमस हैं, मानव, कल्याण, बौधायन, इन सब के। इसमें एक जो बौधायन शुल्ब सूत्र है वो बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों वो फेमस है? क्योंकि जिस पाइथागोरस थ्योरम की हम बात करते हैं तो वो सेम थ्योरी, वो सेम थ्योरम हमें बौधायन के शुल्ब सूत्र में देखने को मिलता है, जिसमें वो हाइपोटेनियस जो है वो कैलकुलेट करता है बाकी दो साइड्स की हेल्प से। ठीक, इसके बाद लिटरेरी सोर्सेज में हमारे ये इनिशियल जो वैदिक सोर्सेज हैं उनकी बात हो गई। वैदिक सोर्सेज के बाद आते हैं आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो आपके पाली में लिखे जाते थे, और जो पाली है ये जनरली आपकी जो सबसे ज्यादा बोली जाती थी ये मगध और बिहार का जो एरिया है उसमें बोली जाती थी, और इट वाज लाइक अ फॉर्म ऑफ प्राकृत। ठीक, तो एक तरफ हमारी पाली चलती थी और वहीं बाकी का जो इंडिया था वहां पे आपकी प्राकृत बहुत फेमस थी, जो कि महावीर जी ने, जिसमें अपने सारे लेक्चर्स दिए या फिर जो डिस्कोर्सेज दिए, जो हमारी जैन लिटरेचर मिलती है वो प्राकृत में मिलती है। यहीं पे आप देखेंगे, अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक टेक्स्ट आता है जातक। इसे जटाका प्लीज ना बोले कोई भी, ये इंग्लिश जो हिंदी ट्रांसलेशन है ना, जातक का जटाका बच्चे जब बोलते तो मेरे कानों से धुआं निकलने लगता है। बहुत बच्चे जटाका बोलते मिलते हैं, जटाका क्या होता है? एक बच्चे से मैंने ऐसे पूछा था क्यूएनए में, वो कहता है जटाका। मैं ही नहीं समझ रहा कहना क्या चाहता है, जटाका कौन सा टेक्स्ट आ गया भाई? सर पेपर में जटाका के बारे में पूछा था, मैं कंफ्यूज, मैंने जटाका क्या, मैं खुद नहीं बता पाया, मैंने बेटा मुझे दिखाना, मैं नहीं समझ पा रहा। तो जातक को जटाका, तो ये जो जातक है इसमें बेसिकली जो गौतम बुद्ध है उनके हर बर्थ के बारे में माना जाता है। गौतम बुद्ध के 550 बर्थ हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने ये लिया। बड़ी डायकॉटमी है बुद्धिस्ट फिलॉसफी में। हाँ, वो रीबर्थ में नहीं मानती, लेकिन वही वो जातक कथाओं में बताते हैं और कहते हैं 550 रीबर्थ थे। तो ये थोड़ी डायकॉटमी है बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, इसलिए वो फिर बाद में चल भी नहीं पाई थी, वो कहीं ना कहीं फेड आउट होती चली गई इंडिया से। हाँ, बहुत सारे ऐसे लूपोल्स हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी में। तो जब हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट फिलॉसफी तब उन पे तो नहीं जाएंगे ज्यादा लूपहोल्स पे, क्योंकि वो नहीं पूछे जाते, लेकिन थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे। सबसे बड़ा उसमें रीबर्थ को लेके ही एक लूपहोल आता है कि वो एक तरफ कहेंगे 550 रीबर्थ और फिर कहेंगे रीबर्थ जैसी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। तो खैर, तो एक अलग चीज। तो अब ये जो जातक है ये हमें गौतम बुद्ध के बारे में तो बताते ही है, साथ में उस समय की जो एक इकोनॉमिक हिस्ट्री थी, सोशल हिस्ट्री थी, उसके बारे में भी एक बहुत डिटेल हमें नॉलेज देते हैं, बहुत डिटेल से हमें जानकारी देते हैं। सिमिलरली जो जैन टेक्स्ट थे, जैन टेक्स्ट जो थे, अब जो जैन फिलॉसफी है वो जनरली ट्रेडर्स के बीच में प्रचलित हुई थी उस समय पे। आज भी आप देखेंगे जो जैन कम्युनिटी है वो एक बहुत मेजर बिजनेस कम्युनिटी है, तो ये ट्रेंड उसी समय से चला आ रहा है, इसलिए बहुत रिच कम्युनिटी है जैन कम्युनिटी। तो ट्रेडर्स के बीच में बहुत फेमस हो गई थी उस समय जैन फिलॉसफी। तो ये जो ट्रेडर्स है, इसलिए जो जैन फिलॉसफी है इससे हमें उस समय की जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ट्रेडिंग कम्युनिटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें इन जैन लिटरेचर से मिलते हैं। एक तो होता है फिलोसफिकल टेक्स्ट जिसमें सिर्फ जैन उस पर्टिकुलर रिलीजन की फिलॉसफी की बात होती है, और एक होते हैं उनके अदर टेक्स्ट जिसमें जो बाद के कुछ लोग लिखते हैं, तो उसमें उस सोसाइटी और इन सब चीजों की बात होती है, तो वो हमें पता लगता है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मनुस्मृति है, जो हमने पिछले चैप्टर में बात भी करी थी, जिसे ट्रांसलेट करके क्या नाम दिया गया था? भूल गए? देखा, इसलिए हम कहते हैं कि कोड ऑफ जेंटू लॉज। यूपीएससी में क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी होती है, क्योंकि नोट्स नहीं, एनसीईआरटी पढ़ो। नोट्स में मान लो मैं नोट्स खुद बनाऊं, ये दे देंगे, लेकिन इस पर डिपेंड गलती से भी मत हो जाना।
मेरी पीपीटी है, मैं ही कह रहा हूँ किसे मत पढ़ना। क्यों कह रहा हूँ? नहीं तो आपकी बुक रीडिंग की हैबिट कभी डेवलप नहीं होगी। मान लो मैंने कोई फैक्ट नहीं लिखा, अभी इनिशियली तो मैंने बहुत फैक्ट्स लिखे हैं, बट आगे मैं कम कर दूंगा थोड़े फैक्ट्स लिखने, बस रेफरेंस लायक लिखूंगा। फिर कैसे करोगे? और हिस्ट्री इज ऑल अबाउट एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी इज बिगेस्ट सोर्स फॉर हिस्ट्री। दोनों पढ़ लो, पढ़ने में क्या जा रहा है? फैक्ट्स देखो, जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें फैक्ट्स ज्यादा है, नई एनसीईआरटी थीमेटिक ज्यादा है। तो कोई कंसेप्ट है, मान लीजिए पुरानी एनसीईआरटी कैसे है, वो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बेस्ड है। जो नई एनसीईआरटी है वो थीम्स पे बेस्ड है। मान लीजिए अर्बनाइजेशन है, तो अर्बनाइजेशन पे एक टॉपिक है, तो अर्बनाइजेशन को एक होलसम रूप में वो समझा रही है। तो दोनों पढ़ो। फैक्ट्स ओल्ड एनसीईआरटी में ज्यादा मिल जाएंगे, उससे याद करो। थीम्स की जो समझ है वो न्यू एनसीईआरटी में ज्यादा अच्छे से मिलेगी, जो आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी, प्लस आपके कुछ ऐसे फैक्ट्स जो नए ऐड हुए होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। फिर उनसे आप अपने नोट्स बनाइए, खुद नोट्स डेवलप कीजिए, ताकि एग्जाम से पहले, और कई बार पढ़िए एनसीईआरटी को, कि मैं आपको सोते सोते भी उठा के पूछ लूं कि बताओ अशोक के राज्य का कैपिटल क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए ये थी। मैं पूछ लूं अच्छा बताओ मगध एम्पायर के सबसे पहले राजा कौन थे, तो आप सोते सोते बता दो हाँ सर ये थे। चलो मैं अब सो रहा हूँ, बाय बाय सर। जब उस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन होगी ना, तब आपका प्रीलिम्स श्योर होगा बिल्कुल कि निकल जाएगा। मेंस अगेन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, हाउ यू प्रेजेंट द नॉलेज दैट यू हैव। बट prelims is all about knowledge. It is now It's not about 12:30 presentation. p.m. नॉलेज ऐसी ही आएगी रिपीटेडली पढ़ के। नहीं तो यही होगा पेपर में। अब जैसे यहां तो समय था, प्रेशर नहीं है, पेपर में समय नहीं होता, प्रेशर इनॉर्मस होता है। आप सबने एग्जाम्स दिया, आप सबको पता ही है कितना प्रेशर होता है। उस समय अगर कोई चीज बिल्कुल टिप पे नहीं होती ना, वो नहीं आती फिर यार। और एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया तो बाकी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे? समझ रहे हो डिफरेंस क्या आता है? तो वो चीज टिप पे हो आपके, कि प्रेशर में भी भूले ना। उस प्रेशर में एडिशनल प्रेशर ये क्रिएट ना हो जाए कि अरे यार ये तो बिल्कुल दिमाग में बैठा था, याद नहीं आ रहा, अब छोड़ना पड़ेगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वो एक और प्रेशर क्रिएट करता है। फिर एग्जाम हॉल से निकलता है बच्चा, कहता है यार आता तो सब था, कर कुछ नहीं पाया। तो वो कंडीशन ना हो, इसके लिए रिवीजन, रिपीटेड रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रिपीटेड रिवीजन आप में कॉन्फिडेंस भर देगा, फैक्ट्स को आपकी टिप पे रख देगा। ठीक, इसलिए अभी बात करेंगे। टाइम क्या हो गया? 31 हुए ना। हाँ, और 10-15-20 मिनट में मैक्सिमम ये कवर करके ये चैप्टर तो आज एटलीस्ट कवर कर ही लें। ठीक, तो ये जो आपकी मनुस्मृति है, इससे हमें उस समय के जो उस समय का एक लीगल सिस्टम है, उस समय की जो सोसाइटी है उसके बारे में हमें पता लगता है। सिमिलरली जो आपकी कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसके बारे में हम सब जानते ही हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमी है, इसके बारे में पता लगता है। इसमें अर्थशास्त्र में आपकी 15 मेजर बुक्स रही हैं। उन 15 मेजर बुक्स में से आपकी जो सेकंड बुक है और जो आपकी थर्ड बुक है, वो सेकंड और थर्ड बुक आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लो, एक बच्चे ने तो आंसर दिया है अशोक की कैपिटल और फर्स्ट राजा के बारे में। गुड। आपको चैट बॉक्स में दिख नहीं रहा होगा, वो यहाँ पे दिखता है मेरे। ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे उसके बाद आपके टेक्स्ट आ गए, उसके बाद आपके काव्य आते हैं। काव्य यानी जो पोएम्स उस समय लिखी गई, जिसमें एक सबसे फेमस है कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम। तो इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग काव्य लिखे गए हैं, ड्रामास लिखे गए हैं, जो कि हमें उस समय की एक कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में बताते हैं। सिमिलरली हमें उस समय के बहुत सारे तमिल टेक्स्ट मिलते हैं जो बताते हैं। और ये जो तमिल टेक्स्ट हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, जब हम संगम लिटरेचर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी आपको पढ़ा दूंगा, सब सिर के ऊपर से गायब हो जाएगा, तो इस पे हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। आप सोच रहे होगे सर ने तो सभी स्किप कर दिया। यहाँ कुछ भी स्किप नहीं हुआ है। ये जितनी आपने पढ़े ना, ये जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है
कि 3000 लाइन्स ऑफ पोएट्री से ये कहते थे, सब पढ़े। ये सब आएगा जब आप संगम लिटरेचर पढ़ोगे। इस पे पूरा एक चैप्टर है आपका संगम लिटरेचर पे, तो उसमें ये डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बता दूंगा, कुछ याद नहीं रहेगा क्योंकि कंटेक्स्ट नहीं है। हिस्ट्री में जिन बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है वो तो पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जो कि मेजोरिटी ऑफ बच्चे होते हैं, हिस्ट्री कैसी है, रात को पढ़ा सुबह को सफा। तब ये जिन बच्चों का हाल होता है कि सर हम रात को पढ़ते हैं सुबह सब साफ, तो उन बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए कंटेक्स्ट बहुत जरूरी होता है चीज का। जब कंटेक्स्ट के साथ हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, कहानी की तरह चलती है, तो एक इमेज की तरह सब बनती जाती है। तो आईवीसी के बाद आपके वो हिस्ट्री को हम कहानी की तरह ही पढ़ाएंगे, जल्दी वाली कहानी, धीमे धीमे नहीं खींचेंगे। नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं बनाएंगे, उसे 2 घंटे की मूवी की तरह पढ़ाएंगे। तो जब उस तरीके से पढ़ोगे तब ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो कोई बच्चा ये ना सोचे सर आप तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे। और रेगुलर क्लासेस में आना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ बच्चों की संख्या धीरे धीरे गिरती चली जाती है, ऐसा ना करें, नहीं तो यूपीएससी नहीं निकलेगा। ठीक, अब आते हैं संगम लिटरेचर में वापस। तो ये संगम लिटरेचर था आपका। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो संगम टेक्स्ट है थोड़े अलग है वैदिक टेक्स्ट से। इसकी क्या डिफरेंस है, कैसा है, क्या है, ये सब हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इन लिटरेरी सोर्सेज में हमें फॉरेन जो हमारे रिलेशंस थे उनसे, उनके बारे में पता लगता है। जो यवन से, यवन कौन है, ग्रीक्स। तो ग्रीक से हमारे क्या रिलेशंस थे, ग्रीक से हम क्या लेते खरीदते थे। देखिए आया ना यहाँ पे, जो पेपर हम खरीदते वो लोग खरीदते थे जिसके बदले हम गोल्ड लेते थे। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये तो ग्रीक्स है। इस तरीके से रोमन से हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेड था। तो वो उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। अब आते हैं हमारे फॉरेन अकाउंट्स। एंशिएंट हिस्ट्री का बच्चों जो सबसे मेजर हमें एक नॉलेज मिलती है, सबसे बड़ी जानकारी जो मिलती है, वो अनफॉर्चुनेटली हमें फॉरेनर्स के ट्रैवलॉग से मिलती है। फॉरेन के ट्रैवलॉग समझते हैं, यानी जो विदेशी भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में जो लिखा, उससे हमें अपने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। जिसमें आपके जो मेगास्थनीज है, एल्बरूनी है, ह्यूएनसांग है, फाहियन है, स्काइलर है, मार्को पोलो है, बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स आए, एज अ ट्रेडर्स आए, एज अ स्कॉलर्स, जैसे भी आए, उन्होंने इंडिया का एक बहुत विविड अकाउंट दिया। उनसे हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। अगर हम फॉरेन ट्रैवलर्स को हटा दें ना, तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत कम हम लोग जानते हैं। क्या तो फिर हम जानते हैं सीधे रामायण महाभारत के काल के बारे में, महाभारत के काल के बाद के कुछ नहीं जानते। इसलिए आप देखेंगे जो महाभारत का काल है और जो चंद्रगुप्त मौर्य का काल है, उन दोनों के बीच की हिस्ट्री की बहुत कम नॉलेज है हमें, बहुत कम। और उसके बाद भी जो जो चंद्रगुप्त के काल के बाद की नॉलेज है, वो भी इसलिए है क्योंकि फॉरेनर्स ने लिखा। जिसमें सबसे पहले कौन रहे, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज लिखते हैं, फिर उनके जो बाकी के लोग थे उन्हें देख के वो लिखते हैं, एरियन, प्लाइनी, तमाम स्कॉलर्स हैं। उससे हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। मेडिएवल एरा में भी जो एक बहुत मेजर सोर्स है, वो अगेन एक फॉरेन के जो ट्रैवलर्स थे, जो एल्बरूनी आए, या जो बहुत सारे लोग आए उसमें अरब से, उन लोगों ने जो लिखा, या फिर जो यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनकी जो बायोग्राफीज है, उनके थ्रू हमें पता लगता है हमारे देश का इतिहास। और ये अनफॉर्चुनेट इसलिए है क्योंकि हम लोग नहीं लिखते अपना इतिहास। तो भारत की बड़ी डायकोटमी है, अपने इतिहास पे ही उछलते हैं और अपने इतिहास को ही वैल्यू नहीं करते। कहने को हम विश्व गुरु थे कहेंगे, लेकिन क्यों थे ये किसी को नहीं पता होता। खैर, लेकिन आप बच्चे जरूर
इतिहास को उस तरीके से समझिएगा, जब आप आगे कभी अफसर बने तो अपने देश को, अपने कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर उस स्टेज पे। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब फॉरेन ट्रैवलर्स जो है, यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स बहुत ज्यादा आते हैं और वो लिखते हैं, और जो इंडियन सोर्सेज हैं उन इंडियन सोर्सेज में आपके यहाँ पे, उन इंडियन सोर्सेज में आपको अलेक्जेंडर का कोई मेंशन नहीं मिलता, क्योंकि अलेक्जेंडर का देखिए कोई इन्वेजन रहा नहीं, और इंडियन सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी, किसी भी चीज पे अलेक्जेंडर का कोई इम्पैक्ट कभी से रहा नहीं। सेंट्रल एशियंस का रहा, जो कुशान आए, हुन आए, उनका बहुत डीप इम्पैक्ट है हमारे कल्चर पे, हमारी लिटरेचर पे भी बहुत एक डीप इम्पैक्ट है जो हमें मिलता है। तो इसलिए उनका एक बहुत मेंशन हमें मिलता है, हून का मिलता है, सतवान, वो कुशांस का मिलता है, सबका मिलता है, ग्रीक्स का भी मिलता है, लेकिन अलेक्जेंडर का नहीं मिलता, क्योंकि अलेक्जेंडर का सच कोई इम्पैक्ट नहीं था। जो लेटर ग्रीक्स थे उनका एक रहा, एक फॉर्म ऑफ आर्ट भी डेवलप हुई, लेकिन अलेक्जेंडर का नहीं मिलता। ठीक, यहीं पे फिर हमारे जो ग्रीक सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं, जो मॉडर्न एम्पायर का एरा है उसके बाद से बताते हैं, जो आपके मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज और जो इनिशियल ग्रीक राइटर्स हैं वो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटॉस कहते हैं, सेंड्रोकोटॉस नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये जो सेंड्रोकोटॉस है वो बताते हैं कि इनका जो असेशन है, असेशन यानी जो राजगद्दी पे बैठे थे, वो 322 बीसी में हुआ था। और ये जो डेट है ये एक एंकर पॉइंट की तरह काम करती है हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये हमें एक फिक्स पॉइंट मिल गया कि 325 या 322 बीसी में लगभग लगभग आपके चंद्रगुप्त थ्रोन पे बैठे थे। तब जो उनके बाद का हमें इतिहास मिलता है, हम उसके हिसाब से उसकी क्रोनोलॉजी फिक्स कर लेते हैं, या जो उनसे पहले की कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे हमें कुछ टेक्स्ट के थ्रू, जो जैन टेक्स्ट है या बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें अशोक और मौर्य से रिलेटेड होते हैं। ये जैन टेक्स्ट में मौर्य चंद्रगुप्त के बारे में है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अशोक के बारे में। तो कितने इनके बीच में राजा रहे, क्या सब रहे, सोसाइटी में क्या रहा, तो वो 300-400 साल की जो हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है, उससे हम बुद्धिज्म और महावीर की डेट्स हम वहां पे बता पाए थे। तो ये हमें वहां पे, ये एक जो पॉइंट है जो हमें मिलता है अशोक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमें एक पॉइंट मिल जाता है जिसके बाद हम क्रोनोलॉजी अपनी क्रिएट कर पाते हैं। ठीक, इसके बाद आपकी जो आती है, जो इंडिका आती है, अब देखिए जो इंडिका है ये अगेन, जो ओरिजिनल इंडिका कभी मेगास्थनीज ने लिखी होगी वो इतिहास में खो चुकी है, वो हमारे पास नहीं है। उसके बाद जो ऑथर्स रहे, ग्रीक राइटर्स रहे, उन्होंने इंडिका के बारे में, मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में उन्होंने जो लिखा अलग अलग राइटर्स ने, तो उससे हमने एक 60-70 पेज की बुक हिस्टोरियंस ने रिकंस्ट्रक्ट करी है। इसलिए आप जब मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मान नहीं सकते। उसमें लिखा है कुत्ते जितनी बड़ी चींटियां इंडिया में होती हैं, देयर आर एंट्स लाइक द साइज ऑफ डॉग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रैक्टिकल रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। तो कुछ चीजें उससे हमें पता लगती हैं नो डाउट, बट कंप्लीटली उसे नहीं माना जा सकता, नहीं तो फिर हम सोचेंगे कि चींटियां भी पालते थे लोग, पट्टे में बांध के चींटियों को घुमाने लेके जाते थे, तो ऐसा नहीं था। तो वो बहुत ओवर एग्जैजरेटेड चीजें, क्योंकि एग्जैक्ट उस समय क्या इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी वो हमारे पास नहीं है। उसके बाद के राइटर्स ने जो अपने हिसाब से कुछ चीजें लिख दी, और वो भी सारे टेक्स्ट खो चुके हैं, ग्रीक राइटर्स के भी, वो भी जो रिकंस्ट्रक्टेड है उसमें जो उनके बारे में मिल रहा है, और उसमें भी रिकंस्ट्रक्टेड के भी रिकंस्ट्रक्टेड में से जो हम निकाल पाते, उसके थ्रू हमने वो मैनुअल, बहुत छोटी सी 60 पेज की बुक वो रिकंस्ट्रक्ट की है इंडिका। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे ग्रीक राइटर्स यहाँ पे रहे, उन्होंने बहुत बार हमारे इसके बारे में लिखा। यहाँ पे एक जो बहुत मेजर है, वो आपके कुछ बुक्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, स्लाइड में आप देख सकते हैं, और ये सारी बुक्स जो हैं आप इनके नाम याद कर लीजिएगा, हो सकता है इनसे क्वेश्चन आ जाए। जो टॉलेमी है, टॉलेमी बहुत बड़े उस समय के मैथमेटिशियन और ज्योमेट्रिस्ट रहे,
उन्होंने एक बुक लिखी ज्योग्राफी नाम से, जिसमें जो एंशिएंट ज्योग्राफी और कॉमर्स है उसके बारे में हमें पता लगता है। एक है हमारी पेरिप्लस ऑफ अथेरियन सी, जिसके बारे में जो हमारा रोमन ट्रेड हुआ करता था रेड सी, पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन में, वो हमें उस पेरिप्लस ऑफ अथेरियन सी से पता लगता है। सिमिलरली जो एक प्लाइनी की नेचुरलिस हिस्टोरिया है, उससे हमें जो इंडिया और इटली के बारे में ट्रेड होता था तब से पता लगता है। तो इंडिया और इटली के बीच में इतने पुराने संबंध हैं। सोनिया जी ने उन्हें रिन्यू कर दिया, लेकिन संबंध बहुत पुराने हैं इंडिया और इटली के, जो हमें इस जो नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया में हमें मिलता है। ठीक, इसके बाद जो दो बहुत मेजर चाइनीज स्कॉलर्स यहाँ पे आए, पाहियन और ह्यूएनसांग, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म और इंडियन कल्चर को चाइना में ले जाना। ये यहाँ पे आए थे, यहाँ पे इन्होंने चीजें स्टडी करी और अपने साथ ये वापस उस नॉलेज को ले गए। और इन्हीं के जो आधार है, ये जो इंफॉर्मेशन वापस ले गए, उसी के आधार पे चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज उस समय बनी थी। एक यूनिवर्सिटी है वो तो उसका तो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली नालंदा के स्ट्रक्चर पे बना है। स्ट्रक्चर कह रहे हैं, उसके अंदर की पढ़ाई पेडागोजी तो दूर की बात, स्ट्रक्चर तक उन्होंने नालंदा का ही कॉपी किया और बहुत ये चीजें यहाँ से लेके गए थे। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त ऑफ द गुप्त एम्पायर, उनके बारे में जब पढ़ेंगे तब ये ह्यूएनसांग और फाहियान के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक, तो इन्होंने भी जो बुक लिखी, फाहियान, और इनकी बुक है सीयू की नाम से। तो ये जो बुक है ह्यूएनसांग की सीयू की, इसमें हमारे जो इंडिया का जो सोसाइटी है, जो पॉलिटी है, जो यहाँ के सिस्टम्स हैं, फिलॉसफीज है, एजुकेशन है, उसके बारे में इन्होंने एक बहुत डिटेल अकाउंट, बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन It हमें। is now 12:45 p.m. इसके सिमिलर हो गया टाइम कितना, 45 हो गया। ठीक, बस 5 मिनट में रैप अप करते हैं। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल सेंस की। तो जो हमारे पुराण में हमें 5 डिफरेंट चीजें पढ़ने को मिलती हैं। इसके बारे में और आगे जब बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन में तब पढ़ेंगे क्या है। 5 चीजें हमें पढ़ने को मिलती हैं, जिसमें कि एक हमारी क्रोनोलॉजी भी है और एक हमारी जेनोलॉजी ऑफ किंग्स भी है, यानी जो राजाओं की वंशावली है। जो दो सबसे मेजर यहाँ पे वो रही है वंशावली, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। सूर्यवंश के श्री राम थे, चंद्रवंश के श्री कृष्ण। तो ये जो सूर्यवंश और चंद्रवंश है, तो इनमें कितने जितने भी राजा थे उनके नाम और उनकी कुछ कुछ डिटेल्स हमें देखने को मिलती हैं पुराणों में। तो पुराण से हमें बहुत, जो हमारी एक हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन में पुराण भी हमें हेल्प करती है एक क्रोनोलॉजी स्टैब्लिश करने में। एंशिएंट इंडिया की बिफोर मॉडर्न एम्पायर, वो हमें हेल्प वहां पे करती है। बहुत क्लियर इमेज हमें नहीं मिलती अगेन, क्योंकि वो टीचिंग्स पे ज्यादा बेस्ड है, फिलोसफिकल टीचिंग्स को समझाने पे ज्यादा बेस्ड है, और उसमें कहानियों के माध्यम से ज्यादा समझाया गया है। और वो कहानी कई बार बहुत ही अब्सर्ड हो जाती है पुराणों में, क्योंकि वो प्योरली फिलोसफिकल नहीं है, वो कॉमन मैन के लिए लिखी गई है। जैसे जो हमारे बाकी टेक्स्ट हैं वेदांत के, इन सब के प्योरली इंटेलेक्चुअल बेस्ड, उनमें कहानियां नहीं है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स है। पुराण में उन प्रिंसिपल्स को कहानियों के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। तो इसलिए बहुत कहानियां ऐसी लगेंगी जो कि जिनका कोई हिस्टोरिकल बेस नहीं है, बस वो एग्जिस्ट करती हैं, या फिर जो लॉजिकल ही नहीं है बिल्कुल। तो वो हमें उस हिसाब से पुराणों को पढ़ना होता है। तो उसमें पढ़ के क्या हम हिस्टोरिकली यूज कर सकते हैं, वो हमें छांटना होता है। वो हिस्टोरियंस के काम की चीज है, वो उनको यहाँ पे दिमाग अपना लगाना होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमें एक विक्रम संवत मिलता है। एक राजा विक्रमादित्य रहे थे, जिन्होंने शाक को हराया था, और उसके बाद उन्होंने खुद को विक्रमादित्य टाइटल दिया था। ठीक, और यहाँ पे इसलिए वो, और जब वो एक्सेशन उनका होता है, यानी जब वो राजगद्दी संभालते हैं 57 बीसी में, उस समय को हम विक्रम संवत कहते हैं। आज भी आप देखेंगे विक्रम जो कैलेंडर निकलता है, वो विक्रम संवत के हिसाब से हमारा निकलता है। ये विक्रम संवत
जो हमारा जो निकलता है नेशन का, वो विक्रम संवत के बेसिस पे ही अब निकलता है। इसी तरीके से एक शक संवत है जो कि 78 एडी है, लेकिन ये शक जो है ये फॉरेनर्स है, मतलब जो सेंट्रल एशियंस हैं जो बाहर से आए थे। तो दो ये बाद में जाके हमारा ही एक हिस्सा बन गए, लेकिन जो इनिशियल शाक रूलर्स आए थे वो आपके बाहर से आए थे और बहुत बर्बर थे वो लोग। मतलब जो हम सुनते हैं मुगल से इन सब के बारे में, तो शाक भी इनिशियली वैसे से ही थे। उसके बाद में वो मिक्स हो गए अपने, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर था बहुत वाइब्रेंट कल्चर था इंडिया का। ठीक, तो इसी तरीके से हमें एक जो और बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन मिलता है, वो हमें जो राजा थे कलिंग के, खरवेला, उनकी एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, उसके थ्रू हमें मिलता है। और भी इस इंस्क्रिप्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसमें हमें जो भारत जो राष्ट्र शब्द है वो हमें इस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे जो मेडिएवल एरा या अर्ली लेटर एंशिएंट पीरियड के हमारे कुछ राइटर्स रहे जिन्होंने कुछ हिस्टोरिकल बुक्स लिखी। यहाँ पे आफ्टर दी सेंट आफ्टर द सेंट्रल एशियंस केम, आफ्टर द फॉरेनर्स केम, यहाँ पे हमारे एक ट्रेंड आ गया था किस चीज का, हिस्ट्री के ऑटोबायोग्राफीज लिखने का। उससे पहले इतना ज्यादा नहीं था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे राजाओं ने अपनी वो बायोग्राफीज लिखवाई, जिसमें जिनके थ्रू हमें उस समय की पॉलिटी, उस समय की सोसाइटी के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। इसमें बहुत फेमस है एक हर्षचरित जो बाणभट्ट ने लिखी थी, जिसमें हमें हर्षवर्धन के बारे में मिलता है। इसी तरह एक है आपकी संध्याकार नंदी की रामचरित, जो कि उस समय जो कैवट पिजेंट्स थे और जो एक पाल राजा थे रामपाल, उनके बीच जो एक फ्यूड हुआ था, एक जो लड़ाई हुई थी, उसके बारे में मिलता है। सिमिलरली एक बिलन की आपकी विक्रम अंक देव चरित है, जो कि जो एक चालुक्य राजा थे कल्याण के, उनके बारे में हमें मिलता है। इसी तरीके की बहुत सारी बुक्स हैं, और इसमें एक जो मेरी पर्सनल फेवरेट मुझे लगती है वो है राजतरंगिणी कलंग की। कलहन ने एक बहुत बड़ा इतिहास हमें कश्मीर का दिया है, जिसमें जो कश्मीर के जितने राजा रहे स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 बीसी, जब गोनंद वहां के वो राजा थे, तो उस समय से, गोनंद के समय से, जरासंध के समय से जो पूरा इतिहास है अप टू ऑलमोस्ट 9th to 10th सेंचुरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उन्होंने पूरा दिया है। और कलहन के ही वर्क को फिर उनके शिष्य ने कंटिन्यू किया। तो चार मेजर राज तरंगनी हमारे पास रही। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर है कलहन की, जिन्होंने काम शुरू किया। इसे कहा भी स्ट्रीम ऑफ किंग्स जाता है। इसके बाद आए जोनाराज। जोनाराज के बाद थे आपके प्राज्ञ भट्ट और हैं एक पंडित श्रीवर। ये तीन नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपसे आएंगे नहीं यूपीएससी में, बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। तो कश्मीर का एक बहुत मेजर जो इतिहास है वो हमें इन लोगों के माध्यम से पता लगता है। ठीक, तो ये था आपका हिस्टोरिकल नेचर ऑफ सोर्सेस पूरा चैप्टर। अब बात करते हैं आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे कैसे। अब देखिए, आपको जो मैंने पढ़ा दिया है, यानी अभी तो खैर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं, जो आपके टॉपिक्स हुआ करेंगे, मान लीजिए आज की क्लास में आईवीसी हो गया सपोज, तो अब आईवीसी का हिस्ट्री बुक से एनसीईआरटी जो है, आपको पहले मान लीजिए सैटरडे संडे में आपकी क्लास हो गई, फिर जो आपका वीक है, इस वीक में आप एनसीईआरटी और समय बचा तो आपकी जो एडिशनल रेफरेंस बुक है, फॉर एग्जांपल एंशिएंट के लिए आर्यशम,
वो आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे, और एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ें, कि उससे कोई भी आपसे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको वो पता होना चाहिए। यूपीएससी देखो बच्चों हार्ड नहीं है, बस आपको स्ट्रैटेजिकली चलना है। 1000 सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। यूपीएससी में बहुत फेमस लाइन है कि जो टॉपर्स होते हैं वो सेम बुक का बार बार रिवीजन करते हैं, और जो लूजर्स होते हैं वो 10 बुक एक एक बार पढ़ते हैं। बहुत फेमस कोट है ये यूपीएससी की, और फिर भी कोई फॉलो नहीं करता। क्यों फेमस है? क्योंकि टॉपर्स को पता है कि क्वेश्चंस इस 1-2 बुक से ही आने हैं, तो मैं क्यों 10 सोर्सेस पे जाऊं, तो मैं इन्हीं एक सोर्स को क्यों याद ना करूं। तो इसलिए सब लोगों से मैंने वो रिसोर्स लिस्ट भी मांगी है, कि वो जो एक रिसोर्स लिस्ट आपकी अब बन चुकी है, अब उससे डाइवर्ट नहीं होना आपको। अगर आप हिस्ट्री में जो आपने एनसीईआरटी प्लस जो भी एडिशनल बुक ले ली है, अब उसी को बार बार पढ़ना है। आईवीसी में बहुत सारी साइट्स हैं, वैदिक एज में बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बुद्धिज्म में बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं। ये सब आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, कि धोलावीरा की इंपॉर्टेंस क्या है, लोथल की इंपॉर्टेंस क्या है, कालीबंगन क्यों जाना जाता था, किसका ट्रेड किससे था, उत्तरपथ कहां से शुरू होकर कहां तक जाता था, किस राजा ने किसको मारा, किस राजा कौन से साल में रूल करता था, उनकी पूरी क्रोनोलॉजी, किस राजा के बाद कौन सा राजा आया, किस एम्पायर के बाद कौन सा एम्पायर आया, वहां पे इकोनॉमिक टर्म्स क्या यूज होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स क्या यूज होती थी। बहुत ज्यादा नहीं है, मगर याद करना। और ये आपको पीवाईक्यूज एनालिसिस से पता लगेगा कि किस टाइप की चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती है। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड टर्म सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं यूपीएससी में? क्या इकोनॉमिक रिलेटेड टर्म सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं यूपीएससी में? आईवीसी में क्वेश्चन कितने आते हैं, आते भी हैं नहीं आते हैं, आते भी हैं तो किस टाइप के पूछे जाते हैं? क्या वो साइट्स के बारे में ज्यादा पूछते हैं? क्या वो उन टूल्स के बारे में ज्यादा पूछते हैं? क्या वो उसकी क्रोनोलॉजी जो पीरियड्स थे उसके बारे में ज्यादा पूछते हैं? जब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे मेंस में, वो सॉरी प्रीलिम्स में, तो ये आप पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, और जब आपका ये टारगेट पूरा हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए हमने आईवीसी कंप्लीट कर दी इस वीक, तो आप 4 दिन लगा के, 3-4 दिन जो भी है, एनसीईआरटीज और एडिशनल बुक को कई बार पढ़ें, 2 बार 3 बार, जितने में आपको याद हो जाए। एक बार में याद हो जाती है तो वेरी वेल, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तो देखो कभी हुई नहीं एक बार में पूरी एनसीईआरटी याद। तो ऐसे जो बच्चे हैं जिन्हें एक बार में याद नहीं होता, उनके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है। जब आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें, फिर टेस्ट दीजिए, और पढ़ने से पहले पीवाईक्यू एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट। पहले पीवाईक्यू एनालिसिस, फिर स्टार्ट रीड कर पढ़ना शुरू करें, फिर जब पढ़ लो उस अच्छे से, फिर पीवाईक्यू एनालिसिस करो उसका, बहुत इन डेप्थ पीवाईक्यू एनालिसिस। फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के मॉक टेस्ट दो। तमाम क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास कोई पीयर ग्रुप नहीं है, यानी कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऑनलाइन निकाल लो। ऑनलाइन लिखो यूपीएससी क्वेश्चन ऑन इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब फिर देखो आप कितने क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो। अगर आप कम से कम 70%, 80% क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे, यानी अभी भी कमी है। अब बस ये है कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी पे बेस्ड हो, ऐसा ना हो कि किसी वेबसाइट पे जाओ, उसने
उपिंदर सिंह से क्वेश्चन दे दिया आपको, तो अपने को डिमोरलाइज भी नहीं करना, क्वेश्चंस देखने, अगर वो एनसीईआरटी में है आंसर उसका और आपको नहीं आता, यानी ये अभी कमी है ना, फिर से पढ़ो, नोट्स बनाओ उनके, इसमें ही आपके 3-4 दिन निकल जाएंगे, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, आप साथ में सीसैट भी पढ़ रहे हैं। और आगे आपके धीरे धीरे जैसे आपका एक फ्लो बनेगा, तब हम और सब्जेक्ट आपके इसमें ऐड कर देंगे। अभी से ऐड कर देंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाओगे आप, क्योंकि अभी एक फ्लो नहीं बना होगा कई बच्चों का पढ़ाई का, तो वो फ्लो अब बनाना स्टार्ट कीजिए। और जब ये सब हो जाएगा तब आपके थर्सडे और फ्राइडे को हम टेस्ट लेंगे, एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिम्स के लिए, गूगल फॉर्म्स पे होगा, ऑनेस्टली देना है वो टेस्ट, लेकिन ठीक। और जब ये टेस्ट हो जाए उसके बाद अगली क्लास में जो टॉपिक होगा, यानी आईवीसी के बाद मान लीजिए मैं वैदिक एज पढ़ाने वाला हूं, तो वैदिक एज का एनसीईआरटी से बस एक बार ऊपर ऊपर से रीड करके आपको आना है, ताकि आपको एक आइडिया हो उस टॉपिक का, और समय बच रहा है तो पीवाईक्यू एनालिसिस भी कर लीजिए उस टॉपिक का। तो फिर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ना सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी जब पहली बार आप खुद से अगर पढ़ते हैं तो बहुत चीजें कई बच्चों को क्लियर नहीं होती, तो एक अधूरी अधूरी सी इमेज होती है, कुछ कुछ वर्ड्स दिमाग में होते हैं। फिर जब उन अधूरे शब्दों से उन्हें पिरो के मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा, तब एकदम क्लियर इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी। और जैसे ही वो जब एक क्लियर इमेज बन जाएगी, फिर जब आप एनसीईआरटी फिर से रीड करोगे तो आपको सारे फैक्ट्स याद होते चले जाएंगे, सारी जो चीजें हैं वो याद होती चली जाएंगी। It is now 1 p.m. o'clock. तो ये अप्रोच आपको रखनी है, जनरली सब सब्जेक्ट्स में आपको यही अप्रोच रखनी है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसे फिर तुरंत अपना एनसीईआरटी से या जो भी एडिशनल बुक है, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी तो बहुत बेसिक है, वो तो खत्म हो जाएगी एक बार में। लक्ष्मीकांत आपको बार बार पढ़नी होगी इस टॉपिक की, 4 बार 5 बार 6 बार, कोई भी क्वेश्चन उठा के आ जाए लक्ष्मीकांत से वो हो जाए। मैं एक टॉपर का इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रही थी, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो कह रही थी कि मैंने लक्ष्मीकांत इतनी बार पढ़ ली थी कि फिर मैं एक दिन में ही पूरा रिवाइज कर लेती थी उसे। मतलब उन्होंने 6-7 बार लक्ष्मीकांत पूरी अच्छे से इन डेप्थ पढ़ ली थी, तो एग्जाम से पहले अगर जब उन्हें रिवीजन करना होता था तो 1-2 दिन में वो पूरी लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लेती थी। उनकी शायद रैंक 6 या 10 थी, कभी पुरानी थोड़ी टॉपर है, 2-3 साल पुरानी। देखिए हर टॉपर एक ही चीज कहता है, बार बार सेम बुक को बार बार पढ़ो, तो ये गलती आप मत करना कोई भी, फॉर गॉड से, कि अलग अलग बुक पे जा रहे हो, अलग अलग नोट्स पे जा रहे हो, अलग अलग पीपीटीज पे जा रहे हो। बुक्स आर मोर देन इनफ। मत लो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स, मत लो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुक, मत लो अलग अलग ऑथर्स की बुक, एक बुक काफी है। घर बैठे बैठे लोग यूपीएससी कैसे निकाल लेते हैं, जितने आप टॉपर्स देखोगे सब यही करते हैं, जो इस साल के भी टॉपर्स थे उनका भी यही था। जो एक टॉपर है अक्षत जैन, शायद आपने सुना हो, जिनकी AIR 2 रही थी, क्योंकि वो शायद IIT गुवाहाटी के ही पढ़े थे, तो इसलिए आप लोग शायद जानते हो उन्हें। तो उन्होंने कॉलेज में शुरू कर दी, उसके बाद वो दिल्ली जाके रहे, लेकिन दिल्ली में उन्होंने फुल कोर्स क्लासरूम वो नहीं लिया, फुल क्लासरूम कोर्स। वो वहां पे बस एक एनवायरनमेंट के लिए गए थे कि एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल जाए मुझे, मतलब जहां पढ़ने मेरे जैसे पढ़ने वाले हो। वहां पे उन्होंने मेनली बस टेस्ट सीरीज ही दी थी। जो इस बार की टॉपर है AIR 10 ऐश्वर्यम प्रजापति, वो भी जब दिल्ली गई थी बस टेस्ट सीरीज, पर्टिकुलरली टेस्ट सीरीज देने के लिए दिल्ली गई थी। तो ज्यादातर टॉपर्स फुल क्लासरूम कोर्स वाले नहीं होते, यानी इसमें टीचर का रोल कम, बच्चे का रोल ज्यादा होता है। अगर टीचर का रोल ज्यादा होता
तो ज्यादा टॉपर्स फुल क्लासरूम कोर्स वाले निकलते, सेल्फ स्टडी वाले या घर बैठने वाले नहीं निकलते। तो अपना दिमाग लगाओ और इंपॉर्टेंस समझो बार बार पढ़ने की यूपीएससी में। जैसे साइंस में क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है, यूपीएससी एक ह्यूमैनिटी बेस्ड सब्जेक्ट है जिसमें याद करने की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। टेम्परामेंट समझो एग्जाम का, यूपीएससी के दिमाग को समझने की कोशिश करो, यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। पीवाई की एनालिसिस मैक्सिमम 10 साल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न बहुत फ्रिक्वेंटली बदलता है। तो 10 साल के तो बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करना है। और पीछे जा सकते हो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, वो फिर एक मॉक की तरह आपके काम आएगा कि आप चले गए तो मॉक जैसे होते हैं मान लीजिए। लेकिन जो एक इन डेप्थ एनालिसिस है वो 10 साल प्लस उसके पहले, क्योंकि फिर पैटर्न चेंज हो चुका है। मॉक की तरह तो दे सकते हो उसके पहले के, ये सब हो चुका अब क्या करें, लेकिन आप लोगों पे इतना टाइम है नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि आपके जितनी स्पीड से टॉपिक खींचने वाले हैं। ऑप्शनल अभी नहीं होगा आपका, ऑप्शनल अगर आपको अभी साथ साथ करना है तो आप ऑनलाइन जो बहुत सारे टीचर्स हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेनली हमारा भी फोकस जो है इस ईयर वो जीएस पे रहेगा। और बाद में अगर हमने शुरू किया ऑप्शनल, क्योंकि अभी हम प्राइमरली जीएस पे फोकस करेंगे, करंट अफेयर्स भी अभी आपका बाद में स्टार्ट होगा। अभी इनिशियल लेवल पे हम लोग आपका जीएस को तेज थोड़ा खींचना चाह रहे हैं, क्योंकि जीएस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अगर जीएस आपका रह गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो अभी कुछ हफ्तों में आपका ज्योग्राफी या पॉलिटी में से भी हम कुछ शुरू कर देंगे। टीचर्स रेडी हैं आपके, बस आप रेडी हो जाइए। ठीक है, तो इतना ये बेसिक है। अब आप इस पे फोकस कीजिए, इस स्ट्रैटेजी पे, सेल्फ स्टडी की इस स्ट्रैटेजी पे। जो आज पढ़ा दिया उसे एनसीईआरटी से बार बार पढ़िए, हर सब्जेक्ट में उस बुक से बार बार पढ़िए और याद कीजिए अच्छे से। पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए। देखिए अभी आपके पास, क्योंकि हिस्ट्री में मेन टॉपिक शुरू नहीं हुए हैं, तो आपके पास एक ऐसा समय है जिसमें आप पीवाईक्यू एनालिसिस इन डेप्थ करना ऑनलाइन सीख सकते हैं। आंसर राइटिंग के कुछ ऑनलाइन वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको एक गाइडेंस मिल जाए कि किस तरीके से कर सकते हैं। हम भी बताएंगे, लेकिन ऑनलाइन भी देखते चलिए, जो रिसोर्स अवेलेबल है उसे मत छोड़िए कि किस तरीके से डेली के 10-15 क्वेश्चन करने हैं। तो अभी अपना समय उस चीज पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपके टॉपिक्स मेन स्टार्ट हो जाएंगे और दो दो सब्जेक्ट होंगे ना, तब इन चीजों का टाइम आपको कम मिलेगा। तो ये चीजें अभी ही देख लीजिए, बेसिक तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर दीजिए अपने। इनिशियल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की और पीवाईक्यू एनालिसिस की, और नोट मेकिंग कैसे करनी है इस चीज की। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास पूर्ण करते हैं।